एनसीईआरटी का सिलेबस है दैट इज एप्लीकेबल ऑल ओवर इन इंडिया, उसी तरह से हमारा स्पोर्ट्स का भी कुछ ऐसा सिलेबस होना चाहिए जो शहर शहर गांव गांव एक ही तरह का हो। यूनिफॉर्म कोचिंग जो है हमारी होनी चाहिए, क्योंकि जब बच्चे वो हमारे खेलो इंडिया में आएंगे तो उनको बेसिक्स पहले से पता होना चाहिए। अदरवाइज क्या होता है कि साउथ में ट्रेनिंग अलग हो रही होती है, शहर में अलग होती है, गांव में अलग होती है। तो हम ये चाहते हैं कि इस ट्रेनिंग को हम ग्रास रूट पे लेके जाएं, और ग्रास रूट का हर बच्चे को शुरू से पता होना चाहिए कि हमें क्या ट्रेनिंग करनी है। जैसे हमारा फर्स्ट क्लास का बच्चा है, सेकंड क्लास का बच्चा है, वो उसको सारे क्लास को सारे स्टेट में एक ही तरह से ट्रेनिंग होती है। तो पर्पस यही है कि हमारा आर्चरी जो आई एम ऑडिबल? या मैम बीच में रुक गया था, फिर से बोलिए। हेलो जी मैम, गो अहेड। तो यस मैम, जस्ट अ मोमेंट प्लीज। यस मैम, श्योर मैम। तो इसी विजन को देखते हुए ये आज ये जो प्रोग्राम है एथलीट्स कोचिंग एजुकेशन का, ये शुरू किया गया है। मैं इससे पहले कि आज सेक्रेटरी जनरल आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया को बुलाऊं, मैं कल के लिए माफी चाहती हूं कि कुछ लोग हमारे साथ कल ज्वाइन नहीं कर पाए थे क्योंकि कुछ टेक्निकल इश्यूज हो गए थे, जिसके लिए कि मैं माफी चाहती हूँ। और सभी लोग समझते हैं कि आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, कभी बीच में ऐसी कोई प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं, तो उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि अगला ये प्रोग्राम जो हमारा ग्रास रूट का और डेवलप्ड एथलीट का चलेगा, बहुत अच्छे से चलेगा, और इस प्रोग्राम से बच्चे ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा पाएंगे। तो मैं आज आमंत्रित करती हूँ चंदुलकर साहब को, जो कि सेक्रेटरी जनरल है, और मुझे बहुत खुशी है कि जब ये मेरे पास यहाँ पर सोनीपत में आए थे तो आर्चरी के लिए जो जज्बा इनमें है वो बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है। और मुझे बताया गया है कि ही हैड बीन अ वेरी गुड आर्चर और इंटरनेशनल जज भी हैं, और आर्चरी के सेक्रेटरी जनरल होते हुए ये इस आर्चरी को बहुत आगे ले जाना चाहते हैं। और मैं आश्वासन दिलाना चाहती हूँ कि सोनीपत की तरफ से मेरी पूरी सपोर्ट रहेगी आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के लिए, और हम पहले भी बहुत अच्छे लेवल पे हैं आर्चरी में, और मैं उम्मीद करती हूँ कि एक टीम होके हम काम करेंगे एसोसिएशन के साथ, और भारतीय खेल प्राधिकरण आपके साथ जुड़ेगा। और ये मुझे लगता है कि आने वाले ओलंपिक्स में हमारे आर्चरी में जो मेडल्स होंगे वो बहुत अच्छे होंगे, बहुत ज्यादा नंबर में होंगे। इसी के साथ आई विल इनवाइट Mr. Chandulkar to say few words before we'll start the today's proceedings. Secretary General. धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत आभारी है हम आपके स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, जिन्होंने का आयोजन किया है। और आपका नाम भी बहुत ही बेहतरीन नाम है, पाठशाला। आप सच में ग्रास रूट लेवल तक हिंदुस्तान स्कूलों में करना चाहता है, आप उनके लिए यह पाठशाला लेके आए हो। मैं उन लोगों का भी आभारी हूं, भारतीय तीरंदाजी संघ के जो एक्सपर्ट्स हैं, संजीव सिंह और उनकी एंटायर टीम। मेरे ख्याल में पिछले 8 से 10 दिन से लगातार 6 से 7 घंटे लोग अपने वीडियोस बना रहे हैं, एक छोटी छोटी बातों पर नजर रख रहे हैं कि हम बच्चों तक कहां जाए, किस एज के बच्चों को किस तरह का ट्रेनिंग देना चाहिए। इसलिए उनकी सोच उन्होंने अपनी बढ़ाई है।
एलीट आर्चर के लिए भी उन्होंने काफी अच्छे प्रोग्राम्स बनाए थे और आज हम ग्रास रूट लेवल तक पहुंच रहे हैं। मेरे हिंदुस्तान के जितने भी आर्चर्स हैं, मैं उन्हें बताना चाहूंगा, आज आर्चरी पूरे दुनिया में एक काफी महत्वपूर्ण खेल हो चुका है। जिस तरह से वर्ल्ड आर्चरी अपने आप को डेवलप कर रहा है, अपने आप को एक प्रेजेंट कर रहा है कि ये ग्लैमरस स्पोर्ट्स बने, और डे बाय डे आप यदि वर्ल्ड आर्चरी की वेबसाइट को रेफर कर रहे हो या इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स को देख रहे हो, तो आर्चरी का एक महत्व एक छोटे टूर्नामेंट से लेकर तक ओलंपिक तक एक काफी अलग तरीके से एक प्रेजेंटेबल शो हो चुका है। जिस तरह से हम क्रिकेट को देखते हैं, क्रिकेट क्यों बड़ा है? क्रिकेट इसलिए बड़ा है क्योंकि उन्होंने उसमें ग्लैमर, स्पोर्ट्स, स्किल, टेक्निक और इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सभी के ऊपर ध्यान दिया, गांव गांव में लिया, इंफ्रास्ट्रक्चर को हाईटेक बनाया, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लोगों तक पहुंचाया, कमेंट्री सही तरीके से करके लोगों में चार्मिंग लाया, यहां तक कि चीयर गर्ल्स सामने लाकर एक नया अंदाज क्रिकेट में पेश किया गया। मैं चाहता हूं आर्चरी भी इसी तरह से एक ग्लैमरियस स्पोर्ट्स बने। यदि हम महाभारत रामायण की तरफ भी जाए तो आज का हमारा बच्चा या हमारे देश में इन जैसे स्पोर्ट्स की कितनी महत्वता है, ये आज आप जब रामायण महाभारत देखते हो, ये इतना पुराना और पारंपरिक खेल होते हुए भी इतना ग्लैमरियस स्पोर्ट्स उस जमाने भी था। यदि कोई भी युद्ध होता था, कोई भी प्रदर्शन होता था, तो वहां तीरंदाजी जरूर होती थी। यदि उस जमाने में तीरंदाजी हो रही है, तो क्यों ना आज इस स्पोर्ट्स को हम ग्लैमरियस बनाकर लोगों के सामने लाएं, इसका प्रेजेंटेशन बढ़ाएं, टेक्नोलॉजी बढ़ाएं, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज्यादा ग्लैमरियस बनाएं और इतने इजी रूल्स रेगुलेशंस का बनाएं ताकि एक जनरल आदमी भी इसे सही ढंग से समझ पाए। पहले हम फीटा करते थे, जहां हम 4 दिन 3 दिन की टूर्नामेंट होती थी, एक ही डिस्टेंस को हम कई बार करते थे। वर्ल्ड आर्चरी ने उन रूल्स को चेंज किया, ओलंपिक फीटा बनाया, 1 to 1 एरोज शूट करने लगे, ताकि लोगों में एक जोश बढ़ गया कि भाई आज ए आर्चर ने यदि 10 में मारा है तो भी बी आर्चर कहां मारेगा और कैसे जीतेगा। ये सारी चेंजेस हमें धीरे धीरे लाना है। हमने इंडियन राउंड को लाया। दुनिया में भारत एकमेव ऐसा देश है जहां पे इतने बड़े पैमाने पे इंडियन राउंड चलता है। दुनिया में हर जगह ट्रेडिशनल आर्चरी चलती है, मगर उन ट्रेडिशनल आर्चरी को वो लोग कभी कमर्शियल आर्चरी में डेवलप नहीं कर सके। क्यों? कमर्शियल किया, लोगों के सामने लाया, प्रेजेंटेबल किया, और आज गांव का जो छोटे इकोनॉमी से आता है, जहां जिसके पास शायद पैसा खर्च करने की ताकत नहीं है स्पोर्ट्स के ऊपर, हमने उनके लिए भी आर्चरी लाया है। हम इसी इंडियन राउंड को लेकर आज गांव गांव में जाएंगे, गांव के हर कोने में जाएंगे, ताकि हर गांव के हर मोहल्ले में, हर स्कूल के मैदान पर आर्चरी खेली जाए। और इसी का प्रयास है आज की ये पाठशाला। और इस पाठशाला के लिए मैं भारतीय तीरंदाजी टीम के सभी एक्सपर्ट, संजीव सिंह, आप काफी जोश है, आप काफी जोश के साथ ये सारी चीजें कर रहे हो। भारतीय खेल प्राधिकरण, मैडम आपका जज्बा भी बहुत बढ़िया है, आपने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया। हम जब भी आपके मैदान पर आते हैं, सोनीपत में आते हैं, तब हमें पता चलता है कि आपका आर्चरी के प्रति कितना इंटरेस्ट है, आप आर्चरी को कितना बढ़ावा दे रहे हो। जब मेरी आपके साथ बात हुई थी, तभी हमने समझ लिया था कि ये एक जो सेंटर है, जो शायद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सेंटर बन सकता है, आपकी लीडरशिप में ये काफी आगे बढ़ेगा। और मैं आपको विश्वास दिलाना आर्चरी परिवार की ओर से कि आने वाले ओलंपिक्स में और 24 और 28 के ओलंपिक जो आज हमने टारगेट बना है, इसमें तीरंदाजी एक अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाएगा। कल हमें हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर आदरणीय किरण रिजिजू साहब, हमारे प्रधान अर्जुन मुंडा जी, इन्होंने भी हमें ब्लेसिंग्स किए कि आप आगे बढ़ो, बल्कि यहां तक कह दिया कि सिर्फ टूर्नामेंट नहीं, आर्चरी एक महोत्सव होना चाहिए। और कल से मेरे दिमाग में वही बात आ रही कि क्यों आर्चरी का एक स्पोर्ट्स फेस्टिवल, जो शायद दुनिया का सबसे बड़ा शो हो, और यही नहीं बल्कि उस शो में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड क्यों ना बने। इतने पार्टिसिपेंट के साथ हम आगे बढ़ेंगे और हमारा पूरा आर्चरी का परिवार, हमारे कोचेस, हमारे टेक्निकल ऑफिशियल्स, हमारे सारे एग्जीक्यूटिव मेंबर इन सभी चीजों के लिए साथ देंगे, ताकि इस देश की तीरंदाजी बहुत आगे बढ़ेगी और बहुत आगे जाएगी।
बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद संजीव सिंह। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस कार्यक्रम को बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ाएंगे। श्रीमान संजीव सिंह जी। तो मैं अब आमंत्रित करती हूँ संजीवा सिंह जी को, जो आज का कार्यक्रम शुरू करें। संजीवा सिंह जी, कैन यू हियर मी? योर साउंड इज म्यूट सर, अनम्यूट करिए। उनको करो ना, वो कहाँ चले गए? संजीवा सिंह जी को करना है। आप अनम्यूट कीजिए प्लीज। Hi, good morning everybody. Can you hear me? Yes, I can hear you ma'am. Can you hear me now? Hello? Hello? सर सुन रहे हैं, सर सुन रहे हैं। So good morning everybody. आप सबको पहले तो भारतीय तीरंदाजी संघ, भारतीय खेल प्राधिकरण दोनों का ही हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने मौका दिया है। हेलो, कैन यू हियर? संजीव आपकी आवाज आ रही है, कैरी ऑन। ओके, सो थैंक यू एवरीबॉडी। हमारे पास नहीं आ रही है। प्रमोद, थैंक यू प्रमोद चंदूकर जी, थैंक यू ललिता मैडम। पहले करना चाहता हूँ भारतीय खेल प्राधिकरण का, भारतीय तीरंदाजी संघ का, हमारे कोचेस कमेटी का, हमारे एक्सपर्ट पैनल्स का आज जुड़े हैं आप लोगों के साथ। और आज वो हम लोग जो प्रस्तुत करने जा रहे हैं ये सभी भाग लेते हैं। उन सबसे एक रहता है कि हम लोग अपना जो अगर हम जीत नहीं पाते और कोशिश ये रहती है कि तो हम लोग के हमेशा एक दिमाग में एक ख्याल रहता है कि शायद अगर हमें शुरू से ही मौका मिला होता, अगर एक अच्छे कोच का, एक अच्छा नॉलेज का, तो हम भी चैंपियन बने होते। आज बहुत सारा नॉइज आ रहा है मैम, कैन वी रिक्वेस्ट पीपल टू अनम्यूट देमसेल्व्स और हमें शेयर कीजिए स्क्रीन को। कैन यू स्क्रीन शेयरिंग? Just a moment. Ma'am, can you request the IT team to enable my screen sharing? Just a moment. Just a moment. ज्यादा मुझे हो गया सर, हो गया। ठीक है, जी मैम। हाँ, आप शुरू करें। जी मैम। So good morning friends and welcome. Sorry for the technical glitches. ये थोड़ा सा अभी हम लोग पहली बार सोनीपत से कर रहे हैं। लास्ट टाइम हम लोग ने वहां से किया था तो थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। Kindly bear with us. Hopefully the problems will not be there. तो मैं पहले धन्यवाद देना चाहूंगा भारतीय खेल प्राधिकरण और तीरंदाजी संघ का। उन्होंने मिलके ये जो सपना था सभी आर्चर्स का, सभी कोचेस का कि क्या हम यूनिफॉर्म स्टैंडर्डाइजेशन ला पाएंगे पूरे सिलेबस में, आर्चरी ट्रेनिंग में, तो ये चीज को संभव बनाया है हमारे डीजी साहब, प्रधान साहब और उनकी टीम, और इधर से चंदूकर जी, सचदेवा जी, मुंडा जी, हमारे उनके मार्गदर्शन में हम लोग ये कर रहे हैं। आज तोमर साहब भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है। तो हमारे सभी जो भारतीय तीरंदाजी संघ के लोग की ये कोशिश है, और उन्होंने ये जो टेक्निकल कमेटी बनाई है, जो इन्होंने एक्सपर्ट पैनल को जोड़ा है, तो आपको बता दें कि जो हम लोग किस तरह से ये प्रोग्राम को चलाएंगे। तो इसमें कुल मिला के 12 मॉड्यूल होंगे जो 12 महीने के होंगे। तो ये जो 12 मंथली मॉड्यूल होंगे, हर मंथ में आपको 4 वीकली लेसन्स होंगे। ये लेसन्स पूरे वीक में आपको रिपीट करने होंगे। तो अगर आप अभी जुड़े हैं, आप 9 से 12 साल के बच्चे हैं जो जुड़े हैं, तो या अगर आप सीनियर भी हैं, तो आप जरूर देखिए कि कैसे हम लोग ट्रेनिंग को, पूरे साल भर का ट्रेनिंग आपके सामने में
12 लेक्चर्स में लेके आएंगे। हर दिन का लेक्चर 9 से 10:30 बजे तक चलेगा। उसमें आपको पूरे महीने के जो 4 वीकली लेसन है उसके बारे में हम बताएंगे। और कैसे बताएंगे? हम लोग आपको टेक्निकल चीज कवर करेंगे, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी कवर करेंगे, फिजिकल एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे, बो सेटअप कवर करेंगे कि कैसे आप नॉकिंग पॉइंट बनाए, कैसे आप बो सेट करें, कैसे रिलीज को यूज करें, तो वो सब भी बताएंगे। न्यूट्रिशन के बारे में जानकारी देंगे और बेसिक टारगेट आरसी रूल्स के बारे में जानकारी देंगे। ये हम कैसे आपके पास पहुंचाएंगे? तो हम लोग ने किया है, हम लोग ने हर पावर पॉइंट पे एक आपको पिक्चर्स दिए हैं, थ्योरी दिया है। तो क्या थ्योरी है उस चीज को करने के पीछे में? पिक्चर्स बताए हैं जिसको देख के आप समझ सकते हैं, और साथ ही साथ हमने वीडियोस डाले हैं। जो वीडियोस हैं ये आपको बताते हैं कैसे करने को। तो 3 तरीके से थ्योरी, पिक्चर्स और वीडियो को सम्मिलन करके हम लोग ने ये आपके सामने प्रस्तुति रखा है। और ये जो एक्सक्यूशन होगा हर दिन मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे, मंडे टू सैटरडे 6 दिन 9 से 10 बजे तक और विद क्वेश्चन एंड आंसर चलेंगे। तो 12 लेक्चर्स में हम लोग अपना ग्रास रूट मॉड्यूल को, ट्रेनिंग को कवर करेंगे जो 48 लेसन है और 48 वीक्स के लिए है। तो अगर आप ये करेंगे उसके बाद हम लोग डेवलपमेंट प्लान में जाएंगे, जो 12 साल से ऊपर के बच्चों को फिर फर्दर कैसे ट्रेनिंग किया जाए, उसमें और क्या बदलाव ला सकते हैं उसके बारे में बताएंगे। तो आइए चलते हैं पहले मॉड्यूल की तरफ। पहला मॉड्यूल जो है वो 2 वीकों का है, क्योंकि हम लोग ने पूरी जो टीम है हमारी, जो एक्सपर्ट पैनल है, जो सभी डिफरेंट अकेडमी से जुड़े हुए हैं, जैसे धर्मेंद्र तिवारी और पूर्णिमा महतो हैं टाटा आरसी अकेडमी से जुड़े हुए हैं, और आपके प्रकाश राम बिरसा मुंडा अकेडमी से जुड़े हुए हैं, रिशपाल सिंह सलारिया वो जुड़े हुए हैं मध्य प्रदेश अपने आरसी अकेडमी से, रंजीत चामले जुड़े हुए हैं आर्चर अकेडमी पूना से, टिटमस शर्मा है आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट से, लोकेश चंद है यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से आपके जुड़े हुए हैं, कुलदीप वेदवान आपके श्राइन बोर्ड सेंटर से जुड़े हुए हैं, सुरेंद्र सिंह आपके पंजाबी यूनिवर्सिटी से। तो ये सभी कोचेस ने मिलके अपने एक्सपर्ट्स जो हैं, जो डिफरेंट न्यूट्रिशनिस्ट हैं, हिमानी जी हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं, गायत्री जी, डॉक्टर अजीत है, डॉक्टर संदीप है हमारे स्पोर्ट्स मेडिसिन के एक्सपर्ट्स, फिजियोथेरेपी के, ये सब ने मिलके सरल भाव से आपके सामने ये ट्रेनिंग प्लान रखा है, जिसमें सत्यदेव जी और अपने रामवदेश और आपके रुपेश सिंह जो हमारे प्रोजेक्ट ऑफिसर, उन्होंने मिलके ये ट्रेनिंग प्लान बनाई है। और ये ट्रेनिंग प्लान को आपके 48 लेसन के जरिए आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो पहला ट्रेनिंग प्लान जो हम लोग बोल रहे हैं, जो बच्चे हैं, जो स्कूली बच्चे हैं, जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, हम नहीं चाहते कि स्कूल की पढ़ाई आपकी डिस्टर्ब हो। आपको जरूर पढ़ना चाहिए, आपको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे मन विकसित होता है। तो पढ़ाई जरूर कीजिए, लेकिन 3 से 5 बजे शाम को 2 घंटे के लिए आप समय निकालिए, आप फील्ड में आइए, अपने कोचेस के एक्सीलेंस सेंटर में जाइए, ट्रेनिंग सेंटर में जाइए, डिस्ट्रिक्ट के ट्रेनिंग सेंटर में जाइए, और वहां जाके आपको कोचेस जो है वो सिखाएंगे। 15 मिनट आपको स्ट्रेचिंग करनी होगी, उसके बाद आपको रनिंग करना पड़ेगा, योगिक ब्रीदिंग कराएंगे, फिटनेस के एक्सरसाइजेस बताएंगे जो आपको करने पड़ेंगे। फिर आपको इंस्ट्रक्शन देगा कोच कि कैसे आपको नेक्स्ट 45 मिनट में क्या करना है। तो आज का जो पहले 14 दिन के लेसन में हम लोग दिखाएंगे आपको क्या क्या करना है, और फिर कूलिंग डाउन करना है। इस तरह से 2 घंटे को हम लोग ने डिवाइड किया है कि हर एक चीज के लिए, कि आपका फिजिकल के लिए भी, मेंटल के लिए भी और टेक्निकल के लिए भी। तो आइए चलते हैं लेसन प्लान की तरफ। तो लेसन प्लान में आज हम आपको बताएंगे इंट्रोडक्शन टू आरसी इक्विपमेंट, कौन से आरसी इक्विपमेंट होते हैं, फिटनेस ट्रेनिंग के बारे में बताएंगे कि अगर घर बैठे लॉकडाउन में आप कैसे फिटनेस ट्रेनिंग करें, योगिक ब्रीदिंग के बारे में बताएंगे कि मन को शांत रखने के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए योगा को कैसे इस्तेमाल करें, फ्री हैंड ट्रेनिंग जो हम बेसिक टी स्टैंड, जो अल्फाबेट टी होता है, जो बेसिक फंडामेंटल आरसी के स्टेप हैं, इसको बिना बो के, बिना किसी चीज के कैसे आपको सीखना चाहिए। क्योंकि अगर आप बेसिक चीज नहीं सीखेंगे तो आप गलती करते रहेंगे, पिरामिड आपका स्ट्रांग नहीं होगा, तो आप फंडामेंटली आप आगे स्कोर ज्यादा नहीं कर पाएंगे। और बेसिक टारगेट रूल्स और सेफ्टी के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। तो चलते हैं, पहला लेसन हम लेते हैं हमारे प्रकाश राम, जो कि बिरसा मुंडा अकेडमी में सिली में वो कोच हैं और वहां के चीफ कोच हैं, और साथ ही साथ नेशनल कोच हैं कंपाउंड के, और उन्होंने अपने एशियन मेडलिस्ट प्रोड्यूस किया है मधुमिता जी को। तो आइए चलते हैं, उनसे सीखते हैं कैसे बच्चे सीख सकते हैं अल्फाबेट से आर्चरी का इंट्रोडक्शन। आज हम स्टार्ट करते हैं आर्चरी की पाठशाला। लेसन 1, आर्चरी अल्फाबेट।
A for arrow, B for bow, C for compound, D for below, E for extension rod, F for fingertip, G for grip, H for handle, I for Indian round, J for jig, K for kisser button, L for long stabilizer, M for module, N for knocking point, O for outdoor archery, P for pin plans, Q for QR, R for recurve down, S for string, T for target, U for upper lip, B for B bar, W for कितने सरल तरीके से X for external, Y for yellow, Z for zebra plate, Thank you. हम इस्तेमाल करते हैं जो आप सामने देख रहे हैं, बोज है, क्विवर है, आपके पूरा कंपाउंड बो है, रिकर्व बो है। जैसा आपको बता दें 3 तरह के तीरंदाजी होते हैं इंडियन राउंड के, रिकर्व एंड कंपाउंड। रिकर्व ओलंपिक्स में है, कंपाउंड वर्ल्ड चैंपियनशिप, वर्ल्ड कप, एशियन गेम सब में है, और इंडियन राउंड खासतौर से भारतीय तीरंदाजी संघ ने सिर्फ तीरंदाजी को बढ़ावा देने के लिए सस्ते बोझ लाए हैं, जो कि आपके 1000 से 2000 में बोझ आ जाते हैं। उन बोझ के साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बेसिक ट्रेनिंग ले सकते हैं, नेशनल में पदक जीत सकते हैं। सभी स्टेट गवर्नमेंट आपको स्कॉलरशिप देता है इंडियन राउंड के लिए भी, अगर आप मेडल जीतेंगे तो ये चीज से आप करें। और जैसे ही आप अच्छा करेंगे, आप खेलो इंडिया स्कीम और डिफरेंट साइंस सेंटर्स एंड अकेडमीज में ज्वाइन कर सकते हैं। अब आपको चलते हैं इस टारगेट के बारे में बता दें। जो टारगेट फेस होता है, कुल मिला के 10 अंक मिलते हैं जब आप तीर चलाते हैं। सबसे इनर होता है एक्स रिंग, उसके बाद होता है 10 पॉइंट, फिर 9, और उसी तरह से 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 अलग अलग कलर्स, 5 कलर में डिवाइडेड है। जब आप बो लेने जाते हैं, हमेशा ध्यान रखें आपका जो ड्रॉ लेंथ है उसके हिसाब से बो लेना चाहिए। जैसे 18 इंचेस का अगर आपका ड्रॉ लेंथ है तो 48 इंचेस का बो होगा, अगर आप 30 इंचेस का ड्रॉ लेंथ है तो 70 इंचेस का बो होगा। तो इस तरह से आपको बो का सिलेक्शन आपके कोच मदद करेंगे। अब हम चलते हैं, जब भी हम आर्चरी की शुरुआत करते हैं, ये बहुत जरूरी है फ्रेंड्स कि हमें स्ट्रेचिंग कीजिए। अगर आप स्ट्रेचिंग करेंगे तो आपको कभी इंजरी नहीं आएगा, आपके ब्लड फ्लो बढ़ता है, तो उससे क्या होता है, जब आप शूटिंग करेंगे आपको कभी भी किसी तरह की इंजरी नहीं होने से आपको प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ता। तो आइए चलते हैं, सीखते हैं प्राची जी जो टाटा आर्चरी एकेडमी के कैडेट हैं, जो कॉमनवेल्थ में मेडलिस्ट हैं, कि कैसे स्ट्रेचिंग करनी चाहिए। आज मैं आपको बताऊंगी शूटिंग से पहले की जाने वाली स्ट्रेचिंग्स। तो पहला स्ट्रेचिंग है रिस्ट एक्सरसाइज। इसमें हम अपने रिस्ट को, हाथ को ऊपर उठाएंगे और रिस्ट को डाउन की तरफ प्रेस करेंगे, होल्ड करेंगे 5 सेकेंड। सेम हमें ऑपोजिट हैंड के साथ भी करना है। चेंज, ये है सेकेंड एक्सरसाइज। इसमें हमें रिस्ट को अप साइड डाउन की ओर प्रेस करना है। सेम हमें 5 सेकंड तक होल्ड करना है। चेंज, थर्ड एक्सरसाइज है एल्बो। हमें एल्बो को प्रेस करना है अपनी ओर और 5 सेकंड तक होल्ड करना है। सेम ऑपोजिट हैंड से करेंगे, 5 सेकंड होल्ड। चेंज, ये है नेक्स्ट एक्सरसाइज। हमें एल्बो को अपने हेड के पीछे की ओर ले जाना है और दूसरे हाथ की मदद से उसको प्रेस करना है। इसे भी हम 5 सेकंड होल्ड करते हुए करेंगे। चेंज, ऑपोजिट हैंड। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज है नेक के लिए। तो हम नेक को अपने लेफ्ट हैंड की ओर मूव करेंगे और प्रेस करेंगे। 5 सेकंड तक हम होल्ड करेंगे। सेम हम ऑपोजिट डायरेक्शन में करेंगे। चेंज, नेक्स्ट है हमें नेक को साइड की ओर डाउन करना है और दूसरे हाथ की मदद से उसको अपने ओर पुल करना है। 5 सेकंड होल्ड। सेम ऑपोजिट हैंड से। नेक्स्ट है हमें नेक को डाउन की ओर करना है और दोनों हाथों की मदद से उसको प्रेस करना है। इसको भी हम 5 सेकंड होल्ड करेंगे। चेंज, अभी नेक को अप साइड करेंगे अप, और दोनों हाथों की मदद से हम चिन को पुश करेंगे
अब पूरी स्ट्रेचिंग आएगी, 5 सेकंड तक होल्ड। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें नेक को थोड़ी सा पीछे पुश करना है, अप साइड देखना है और हाफ रोटेशन करना है। इसका 5 रेपिटेशंस आप कीजिए। चेंज। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप पोल या फिर कोई भी दीवार का हेल्प ले सकते हो। उसमें आपको अपना हाथ रखना है शोल्डर लेवल से ऊपर, फिर उस शोल्डर लेवल से ऊपर रखने के बाद आप अपने बॉडी को थोड़ा सा फ्रंट साइड टर्न कीजिए। 45 डिग्री का एंगल बना सकते हो और आपको थोड़ा सा फॉरवर्ड में बेंड होना है ताकि आपके शोल्डर्स पे स्ट्रेच आए। ऐसा सेम आपको ऑपोजिट हैंड से भी करना है। तो आपने देखा कितने सुंदर तरीके से आपको प्राची ने सिखाया कि जो स्ट्रेचिंग करनी चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग आज जितने भी आर्चर जुड़े हैं, आप भी इसी तरह से हमारे साथ जुड़े हैं, प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अब आइए चलते हैं रबर स्ट्रेचिंग की ओर। जो बच्चे जो जब ज्वाइन करते हैं, जब नए बच्चे होते हैं, उनको ज्यादा पाउंडेज देना नहीं चाहिए, हल्का पाउंडेज से ही शुरू करना चाहिए। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, बिफोर हम उनको बो दे, उनके मसल्स को ट्रेन करना, उनके मसल्स को स्ट्रेंथन करना। और सबसे बढ़िया तरीका है कि ये थीरा बैंड के साथ अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छे से आप मसल्स को ट्रेन कर सकते हैं, उनको बेसिक टेक्निक सिखा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सृष्टि, जो कि टाटा आर्ची अकेडमी की कैडेट है, वो आपको सिखाएंगी कि कैसे रबर बैंड के साथ। कोमलिका बारी जो हमारी वर्ल्ड चैंपियन है कैडेट की, वो उनको इंस्ट्रक्शन दे रही हैं और पूर्णिमा महतो और धर्मेंद्र के गाइडेंस में, और दिखाएंगे कि कैसे किया जाता है। हेलो, आज हम आपको बताएंगे आर्चरी में शूटिंग करने से पहले वार्म अप के लिए हम ट्यूब एक्सरसाइज कैसे करते हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज है फ्रंट साइड। इसमें हम ट्यूब को अपनी ओर खींचेंगे और दोनों हाथों का सपोर्ट लेकर के इक्वली स्ट्रेच करेंगे। इसका हम करेंगे 20 रेपिटेशंस। सेम है इसका बैक साइड। हमें हेड के पीछे से खींचना है, जैसे हम फ्रंट साइड खींच रहे थे उसी तरीके से हमें बैक साइड खींचना है और इसका भी हम 20 रेपिटेशंस करेंगे। थर्ड एक्सरसाइज है साइड वाइज। इसमें एक हाथ स्ट्रेट रहेगा और एक हाथ को हम डाउन की ओर पुल करेंगे। तो इसमें हमारा साइड स्ट्रेच होता है। इसका भी हमें 20 रेपिटेशंस करना है, सेम ऑपोजिट हैंड से। हम अच्छे से स्ट्रेच करेंगे ताकि हमारा बॉडी अच्छे से वार्म अप हो। चेंज। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम थीरा बैंड को अपने पैर के मदद से दबाएंगे और हमें साइड वाइज बैंड को अप साइड पुल करना है। ध्यान देंगे कि हमारा हैंड एकदम स्ट्रेट हो और बॉडी ज़्यादा टेढ़ा ना हो, बॉडी भी स्ट्रेट हो। और इसका हम करेंगे 20 रेपिटेशंस। सेम करना है हमें ऑपोजिट हैंड से। तो हमने पोजीशन चेंज किया। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें कॉर्नर ले जाना है हाथ को। सेम हमें अप साइड पुल करना है हाथ को। शोल्डर लेवल से ज़्यादा हम नहीं उठाएंगे और इसका हम 20 रेपिटेशंस करेंगे। सेम हमें ऑपोजिट हैंड से करना है। इसका भी हम 20 रेपिटेशंस करेंगे। चेंज। अब हम करेंगे फ्रंट।
जैसे कि इससे पहले हम कॉर्नर कर रहे थे, अभी हमें एकदम स्ट्रेट लेकर के आना है हाथ को। इसका अभी हम 20 रेपिटेशंस करेंगे ताकि हमारा बॉडी अच्छे से वार्म अप हो जाए। सेम ऑपोजिट साइड से। चेंज। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम ट्यूब को अपना हाथ में ले लेंगे और हमें ट्यूब ड्रॉ करना है नेक के पीछे। ऐसा करने से हमारा शोल्डर खुल जाता है, वो अच्छे से वार्म अप हो जाता है। अगर इसके बाद हम शूटिंग करें तो हमें ज़्यादा इंजरी आने का चांसेस कम हो जाता है। इसी तरीके से हमें इसका भी 20 रेपिटेशंस करना है। अच्छी तरीके से हम करेंगे। चेंज। इसके बाद ऑपोजिट साइड से। हम ध्यान देंगे अपने पोस्चर पे कि हमारा सिर्फ हैंड काम करे जिससे हम खींच रहे हैं। चेंज। अभी ड्रॉ करना है, हमें फुल एंकर बैठाना है और उसी पे हमें बार बार टानते हुए ड्रॉ करना है। सेम हम करेंगे ऑपोजिट साइड से। चेंज। लास्ट में हम करेंगे रिलीज प्रैक्टिस। इसमें हमें सेम ड्रॉ करना है। इससे पहले जो एक्सरसाइज में हमने किया, थोड़ा सा होल्ड करते हुए अपना पावर फील करते हुए हमें रिलीज करना है। ये हम इसलिए करते हैं ताकि हम शूटिंग करने जाए तो हमें हमारे पे ये फीलिंग कंटिन्यू रहे। एल्बो को फील करते हुए बैक लेते हुए रिलीज। हमें ध्यान रखना है कि हमारा पुश पुल मेंटेन रहे। वो हैंड को हम आगे की ओर पुश करेंगे और एंकर को हम पुल करेंगे। ध्यान रहे कि सारा एक्सरसाइज हमें 20 रेपिटेशंस करना है और अच्छी तरीके से करना है। फ्रेंड्स, आपने देखा सृष्टि के जरिए कितना सिंपल तरीके से उसने आपको दिखाया कैसे हम स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है फ्री हैंड स्ट्रेचिंग, दूसरा होता है रबर स्ट्रेचिंग। कभी भी जब आपके बच्चे शुरू करें आर्चरी में, उनको कभी भी बोझ से नहीं करना चाहिए। पहले उनको फ्री हैंड ट्रेनिंग देनी चाहिए। तो आप देखें, हम लोग नेक्स्ट 14 डेज लेसन 1 to 14 जो 14 डेज तक बच्चों को बहुत जरूरी है कि स्ट्रेचिंग करें, जिससे कि बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ बढ़े। अब हम आते हैं रनिंग की तरफ। रनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है अपने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को डेवलप करने के लिए। ये आपका हार्ट को ही नहीं मजबूत करता है, मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है, बोन हेल्थ को इंप्रूव करता है। ब्रीदिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे आर्चरी का, क्योंकि हम जब शूट करते हैं हमें 10 सेकंड के करीब जो टॉप आर्चर्स होते हैं वो 8 से 9 सेकंड या कोई 7 to 9 सेकंड्स में शूट करते हैं। तो अगर वो जब शूट करते हैं तो 4 से 5 सेकंड जब वो ड्रॉप पे आते हैं, तब तक क्या होता है कि वो ब्रीदिंग इन करते हैं, और जब वो एंकर पे आते हैं तब तक वो ब्रीद आउट कर चुके होते हैं। 60% ऑफ द ब्रीथ, ओनली 40% रहता है उनके लंग्स में। अब उस 40% से नेक्स्ट 3 सेकंड में उनको शूट करना है, जो आपका एंकर टू फॉलो थ्रू होता है, और उसके बाद फीडबैक तक। तो वो जब होता है तो जरूरी है कि आपकी बॉडी को ऑक्सीजन कैपेसिटी बढ़े, और उसके लिए बढ़ाने के लिए आपको रनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप देखिए हमारे कैडेट्स कैसे छोटे छोटे से फन वे में थोड़े दौड़ के पहले शुरू कीजिए 25 मीटर की दौड़ से, फिर धीमे धीमे ले जाइए 50 मीटर के ऊपर, फिर 50 से ले जाइए उनको 100 मीटर पे, फिर ले जाइए 200 मीटर। तो हम ये नहीं बोलते कि बच्चों को शुरू में ही 200 मीटर दौड़ा दे, थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस बढ़ाइए। जैसे आप यहाँ बच्चे देख रहे हैं, वो पहले छोटा किए उसके बाद बड़ा किए, तो हर दिन आप धीमे धीमे करके बढ़ाएंगे तो बच्चे भी ज्यादा थकेंगे नहीं, कर पाएंगे और उनका एंड्योरेंस बढ़ेगा। तो ग्रोइंग चिल्ड्रन जो कि 7 to 8 इयर्स में जब आर्चरी शुरू करते हैं, जो आइडियल एज है, तो उन ग्रोइंग चिल्ड्रन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये फ्री हैंड ट्रेनिंग जो हम बताएं, स्ट्रेचिंग आपका। फिर अब आइए चलते हैं फिटनेस की तरफ।
फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी खिलाड़ी के लिए। और खिलाड़ी तो छोड़िए, आज के युग में कोई भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो, कोई भी आप भले वो खिलाड़ी हैं या नहीं है, फिटनेस आपको जरूरी है। लॉकडाउन में जब आप घर में बंद हैं, आप देखिए ये इससे सृष्टि कैसे बताएगी, ये जो 5 स्टार ट्रेनिंग हम बोलते हैं फिटनेस एक्सरसाइजेस, उसको दिखाएगी कि कैसे किया जाए, घर के अंदर आप कर सकते हैं। काइंडली सीखे इससे, आप साथ साथ कीजिए। Start. Jumping jacks 20 times. Double leg jumps for 10 times. Side squats. Double leg jump. Walking lunges. Speed walk. Skipping for 10 times. High knee 10 times. Single leg jump. Leg change. Frog jump. Rest for 10 seconds. Now stepping. Jumping. Complete. तो आपने फ्रेंड देखा कि कैसे सृष्टि ने आपको बताया कि घर में रहते हुए भी अगर आप ये ट्रेनिंग करें, ये घर में आराम से कर सकते हैं। और उम्मीद करते हैं सभी जो आज से जुड़े हैं वो हमारे साथ कर भी रहे होंगे। तो आप इस तरह से फिटनेस के ऊपर ध्यान दीजिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके लिए। जब ग्रोइंग बच्चे होते हैं, जो बच्चे बढ़ते होते हैं, उनको ये इंपॉर्टेंट है कि वो फिटनेस से अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाएं। हम जिम्नेजियम का बात नहीं कर रहे हैं। जब तक 14 इयर्स नहीं हो जाता बच्चा, तब तक जिम की कोई जरूरत नहीं है। आप खुद ही, जैसे कि बाबा रामदेव दिखा रहे हैं, जैसे हम लोग योगा से सीखते हैं। तो अब आइए चलते हैं योगा से सीखते हैं, जो कि अपने भारतीय संस्कृति का प्रतीक है कि क्या चीज कर सकते हैं योगिक ब्रीदिंग से, जिससे कि मन शांत रहेगा और आप और अच्छा कर पाएंगे। आज हम बताएंगे आपको प्राणायाम और ध्यान के बारे में। सबसे पहले हम सुखासन में बैठ जाएंगे या अर्ध पद्मासन में। और ओम का उच्चारण करना है 6 बार। रेडी, स्टार्ट।
अभी नेक्स्ट है अनुलोम विलोम। इसमें आप एक नाक से सांस लेंगे और दूसरी से निकालेंगे। सांस लेते समय 8 बार काउंट करना है और निकालते समय 16। रेडी, स्टार्ट। नेक्स्ट कपालभाति। इसमें आप झटके से पेट को अंदर करते हुए सांस को बाहर निकालेंगे। ये आप 50 से 100 बार कर सकते हैं। रेडी, स्टार्ट। फ्रेंड्स, आपने देखा यहाँ पे कि ब्रीदिंग और जो आपके डिफरेंट जो हमने अनुलोम विलोम है, हमारे ब्राह्मणी प्राणायाम है, जो भी हम लोग एक्सरसाइजेज योगा में है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके माइंड को काम करने के लिए। आर्चरी का गेम ब्रीदिंग का गेम है। ब्रीदिंग पे कंट्रोल रहेगा तो आपका एंजाइटी लेवल कम होगा। अगर आप कभी भी उत्तेजित होते हैं, आप अगर डीप ब्रीदिंग करके धीमे धीमे छोड़ेंगे, आप देखेंगे आपका हार्ट रेट कम होने लगेगा। तो बहुत से आर्चर जब कंपटीशन में जाते हैं, उनका ज्यादा एंजाइटी लेवल बढ़ जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है। तो हार्ट रेट को कम करने के लिए योगा से अच्छी कोई भी एक्सरसाइज नहीं है। तो कृपया करके आप सबसे अनुरोध है कि आप बच्चों को योगा शुरू से ही सिखाएं। अब चलते हैं हमारे जो कोच हैं, हमारे एक्सपर्ट पैनल से जुड़े हैं, मिस्टर रंजीत चामले, जो आर्चर्स एकेडमी पुणे के चीफ कोच हैं। उनसे सीखते हैं कि कैसे हम टी फ्रेंड के जरिए आर्चरी फ्री हैंड ट्रेनिंग कर सकते हैं। रंजीत जी, काइंडली स्टार्ट। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आशा करता हूं कि सब लोगों को मेरा आवाज आ रहा है। अभी हम लोग सब मिलके ये टी फ्रेंड से जानकारी लेंगे और टी फ्रेंड के साथ हम सीखेंगे। ये जो फ्री हैंड बॉडी मूवमेंट है, ये क्यों जरूरी है? फ्री हैंड बॉडी मूवमेंट का जरूरी होना इसलिए है क्योंकि जब बच्चे नए छोटे होते हैं तो उनका जो बॉडी मूवमेंट का कंट्रोल होता है, दैट इज वेरी इजी। उनका मस्कुलर कंट्रोल इतना अच्छा नहीं होता, स्ट्रेंथ इतनी अच्छी नहीं होती। तो अगर हम उनको सीधे हाथ में बो दे दे या रबर दे दे या कुछ भी दे दे, तो उससे क्या होता है कि उनके मसल्स पे स्ट्रेन आ जाता है और वो बॉडी मूवमेंट्स अच्छी तरह सीख नहीं पाते और उनमें फिर थोड़ी थोड़ी गलतियां रह जाती है, जिन गलतियों की वजह से फ्यूचर में उनका शूटिंग खराब हो जाता है। तो जब हम शुरू कर रहे हैं तभी से हम अगर सिर्फ बॉडी मूवमेंट सीखे तो ये हमारे लिए बहुत सही रहेगा। तब हम सीखते हैं फ्री हैंड बॉडी मूवमेंट्स टी फ्रेंड्स के साथ। हमारा ये टी फ्रेंड है, ये टी फ्रेंड हमें बताता है कि हमारा बॉडी पोजीशन इंग्लिश अल्फाबेट टी का जो महत्व है, जो हमारे हाथ है वो ऊपर के टी के बार की तरह है, जो जमीन को पैरेलल है, और जो टी वाली डंडी है वो जमीन को वर्टिकल है। तो हमारा शरीर जमीन को वर्टिकल होगा और हाथ जमीन को पैरेलल होगी। इस टी फ्रेंड में हमें क्या करना है कि हमें हमारा शोल्डर वाइज डिस्टेंस जो है वो पैरों में लेना है। मैं सारे आर्चर्स को विनती करता हूं, सब लोग जितने भी पॉसिबल हो, कोचेस हो, सब लोग आप मेरे साथ करिए ताकि हमको ये बहुत आसानी से समझ में आ जाए। स्टेप 1, सब लोग मेरे साथ, हाथ बाहर और हाथों की फिंगर्स खोल दीजिए, पंजे सीधे करिए, उंगलियां सीधे करिए। आपको इस पिक्चर में भी दिख रहा है और मैं भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। इसमें आपको हाथों को बाहर करना है, पैरों को शोल्डर वाइज डिस्टेंस लेना है। अब हम जाते हैं स्टेप 2 की तरफ। स्टेप 2 जितने भी बच्चे देख रहे हैं, जितने भी बच्चे देख रहे हैं, ये एक्सरसाइज तो आप घर पे खड़े होकर कर ही सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल सभी बिल्कुल। जितने भी बच्चे देख रहे हैं, सबसे रिक्वेस्ट है कि खड़े होकर के इस एक्सरसाइज को ट्राई कीजिए, बहुत आसान है। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच सर। ये बहुत जरूरी है हमें सीखना और ये सीख के करना,
क्योंकि इससे बहुत छोटी छोटी चीजें हमको पता लग जाएगी। अब हम करेंगे कि हमारा जो हाथ है बर्ड फ्लाई जैसे करता है, ऐसे करके थोड़ा नीचे 45 डिग्री में रुक जाएगा। अब ये जो हमारे शोल्डर्स है, हाथों को वहीं रख के हमने क्या करना है, शोल्डर्स को उठा के ऐसे चिन की तरफ लेके आना है। अब हमने इसको किया फॉरवर्ड रोटेशन। अब देखिए हमें पता चल गया कि हमारा शोल्डर कहाँ है, हमारा बैक मसल कहाँ है, हमें फीलिंग आ गया। अब हमको इसको क्या करना है, रोटेट करके फिर से जगह के लेके जाना है। अब इससे क्या हो गया कि जिन लोगों के बच्चों के ऐसे ऐसे बैठने की आदत होती है या फिर ऐसे रोटेट हो जाता है शोल्डर, ये जो शोल्डर इनवर्ड रोटेशन होता है वो बिल्कुल रुक जाएगा। और हमारा अच्छा क्या होता है, हमें ये बेसिक जगह पे आके सीधा होना। पोस्चर आर्चरी में, ना कि आर्चरी में ही सिर्फ, लेकिन बिल्कुल जिंदगी, रोजमर्रा की जिंदगी में भी पोस्चर बहुत जरूरी है। इस चीज में हमने क्या सीखा है कि हमारे शोल्डर्स और बैक सीधे है, नेक अपनी जगह पे रुकी है। अगर कॉलर का टी शर्ट पहने तो कॉलर को नेक सटी हुई है। इससे क्या होता है, हमारा हेड जो है वो स्पाइन की लाइन में एकदम टॉप से परफेक्ट रहेगा। अब हम बढ़ते हैं स्टेप 3 की तरफ। स्टेप 3 में हमने क्या करना है, स्कूल में हम मास पीटी में या पीटी ड्रिल में जो सीखते हैं सावधान, उस सावधान की पोजीशन में आना है, दोनों पैरों को जोड़ना है और हाथ बाहर। आर्मी में या एनसीसी के बच्चों में इसे रोमियो पोजीशन का पनिशमेंट भी कहा जाता है। तो ये जो है वो हाथ बाहर हमने किए हैं, दोनों पैर सावधान में है। और देखिए ये हम हाथ सीधे रखे रुके। अब ये सब करते हुए हमें क्या करना है, आंखों को हमारी बंद करना है, आंखें बंद करनी है, जिससे हमें हमारा बैलेंस पता चलेगा। अभी की देखिए क्या होता है, बैलेंस जो है हमें पता चल रहा है और मूवमेंट हो रही है बॉडी में। हम आगे पीछे, राइट लेफ्ट, इन सब जगह पे मूव हो रहे हैं क्योंकि हमारी आंखें बंद है। अब सोचिए आंखें बंद होने से अचानक ऐसा क्या हो गया, तो इसका कनेक्शन है हमारे आई एंड ब्रेन एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन से। हमारा जो बॉडी है वो हैंड आई कोऑर्डिनेशन के साथ, हैंड आई कोऑर्डिनेशन के साथ बैलेंस देता है और इसे कहते हैं काइनेस्थेटिक सेंस। जो काइनेस्थेटिक सेंस होता है वो हमारी बॉडी को हमारे आजू बाजू के स्पेस में अवेयरनेस जो है उसके बारे में जानकारी देता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसी पोजीशन में रहेंगे और आंखें बंदी रखेंगे। अगली स्टेप में जाते हैं, पैरों को हमें क्या करना है, डिस्टेंस वाइड कर देना शोल्डर वाइज, आंखें बंदी रहेगी। अब देखिए क्या महसूस किया आपने सबने, बिल्कुल सही। अब आपकी बॉडी बिल्कुल हिल रही नहीं है, आगे पीछे मूव नहीं हो रही है, राइट लेफ्ट मूव नहीं हो रही है, और बिल्कुल शांत से आपको स्टेबिलिटी का और कामनेस, एक अच्छा बैलेंस मिल रहा है। ये बहुत जरूरी मुद्दा है। देखिए इट इज बेसिकली सेड दैट ग्रेटर द बेस बेटर द बैलेंस। बैलेंस और स्टेबिलिटी के लिए ये बेस थोड़ा वाइड होना जरूरी है। इससे हमें ये प्रोपोर्शनेट हाइट है उसके हिसाब से ये बेस होना चाहिए। इसलिए देखिए जितनी लंबी बिल्डिंग होती है उसका फाउंडेशन जो है उतना चौड़ा होता है। इट शोज बेसिकली ए पिक्चर ऑफ अ पिरामिड, तो उसी की वजह से वो अच्छा स्टेबल होता है। अब हम बढ़ते हैं अगली स्टेप की तरफ, स्टेप 5। अब ये स्टेप 5 हमारे पोस्चर के और बॉडी के अवेयरनेस के लिए और आर्चरी के लिए भी बहुत जरूरी है। ये अगर 3 चीजें एरर हमारी आर्चरी से हट जाए या डेली जिंदगी से हट जाए तो हमारा कोई इंजरी नहीं हो सकता, ऐसा मेरा मानना है। अब देखिए हमारा जो हेड है इसका कम से कम 5 से 6 किलो वजन होता है, और हमारा हेड जो है उसको वो वजन संभालने के लिए नेक, ट्रेपेजियस, ये सारे मसल्स जो है उनको स्पाइन की अलाइनमेंट में रखा है। अगर वो हेड पोजीशन हट के नीचे आ जाता है या कहीं अदर जगह पे जा जाता है तो बाकी मसल्स पे अननेसेसरी स्ट्रेन आ जाता है। हम इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे। अब मैं सबको आपको विनती करूंगा कि हाथ बाहर, और हमें क्या करना है भाई, ये जो हमारा हेड है इसको चिन्ह को हमारी ये चेस्ट का जो स्टर्नम बोन है उसकी तरफ लेके जाना है, ऐसे। अब देखिए क्या फील कर रहे हैं आप। अब ये फील समझने के लिए आपको क्या करना है, आपके हाथ जो दोनों है, आपके हाथ जो दोनों है इनको यहां रखना है, ये जो हमारा ट्रेपेजियस मसल है इनको। अब फिर से हम बेंड करके देखेंगे, वेरी गुड। अब देखिए हमारी ये मसल्स है, जब हमारा सिर इधर है तो ये सॉफ्ट है, और जब हम बेंड कर रहे हैं तो ये मसल्स टाइट हो रहे हैं। इसका मतलब हम उसको अननेसेसरी यूज कर रहे हैं। जब भी हम आर्चरी में भी ऐसे बेंड करते हैं, हेड पोजीशन गलत करते हैं, तो वो अननेसेसरी मसल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा ट्रेपेजियस, बाकी सारे मसल्स हम ड्रॉ की पोजीशन में यूज करें, ना कि हमारा हेड का वजन उठाने के लिए। जो अननेसेसरी मूवमेंट है वो कट करने के लिए हमें स्पाइन का अलाइनमेंट बनाए रखना जरूरी है। इसलिए अपना हेड पोजीशन बिल्कुल सीधा होना चाहिए, चेस्ट अप, चिन अप होना चाहिए। इसलिए पोस्चर बहुत जरूरी है। अब हम बढ़ते हैं आर्चरी का एक्चुअल जो फ्री हैंड मूवमेंट है उसकी तरफ। देखिए बिना बो के अगर हम हाथों को खोल के एक जनरल मूवमेंट बना रहे हैं और हम टी स्टांस में आ गए, टी स्टांस में हम आगे है, पैरों में डिस्टेंस है, शोल्डर वाइज डिस्टेंस है, और मैंने क्या किया, अभी मेरा जो राइट हाथ है उसको मैंने बेंड करके बाइसेप की तरफ ले लिया है, देखिए। और इसमें मेरा बिल्कुल टी कहीं मुड़ा हुआ नहीं है, ऊपर नहीं है,
टेढ़ा नहीं है, जमीन को बिल्कुल सीध में पैरेलल है। यस, ये बहुत अच्छा कर रहे हो आप। मैंने देखा कुछ बच्चे बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, वेरी गुड, एक्सेलेंट, बहुत बढ़िया कर रहे हो बेटे। तो अभी क्या है, देखिए ये एंकर, ये हो गया पोजीशन। अगली स्टेप में आपको क्या करना है, इसको ये हाथ को बढ़ा के हमारा ये जो जॉ का बोन है, ये जो हड्डी है, इसके नीचे ये पूरा हाथ इधर यहाँ पे सटा देना है, चिपका देना है। अब ये हो गया अगला स्टेप। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, वी हैव टू टर्न टू द नेक्स्ट स्टेप। हमें क्या करना है, हमारा ये जो नेक है, हेड है, उसको 90 डिग्री लेफ्ट में टर्न करना है, जिस तरफ हमारा टारगेट है। और टारगेट की तरफ ही हमारा बो हैंड होता है। जिस तरह हमारा टारगेट, उसी साइड में हमारा बो हैंड होता है। और बो हैंड के अपोजिट डायरेक्शन में हमारा एंकरिंग हैंड होता है। तो हमारा एंकरिंग हैंड इधर पोजीशन में है, हमारा नेक उस साइड में लेफ्ट में जहां टारगेट है, एंड बो हैंड सीधा है। अब आप मेरा हाथ देख रहे हो, सीधा है, वेरी गुड। अब देखिए ये बिल्कुल सीधा लाइन बन गया है। अब हमें क्या करना है कि हमारा जो हाथ है, पंजा, उसको हमें को ऐसा स्टॉप सिग्नल देना है, स्टॉप सिग्नल, यस, लाइक ए ट्रैफिक कॉप। तो ये स्टॉप सिग्नल बन गया। चलो बनाइए सब लोग स्टॉप सिग्नल, वेरी गुड। एंकर हाथ बिल्कुल नहीं हिलाना है, पैरेलल रखना है, स्टॉप सिग्नल। अब स्टॉप सिग्नल को क्या करना है, धीरे से ये 4 फिंगर्स है ना, इनको रिलैक्स कर देना है, और ये थंब को भी रिलैक्स कर देना है, और ये थोड़ा सा 45 डिग्री। अब ये देखिए मेरा ये इमेजिनरी, ऐसा समझे कि मेरे हाथ में बो है ना, वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ये जो व्हाइट टी शर्ट का बच्चा है, बहुत अच्छा कर रहा है। कुछ बच्चे रबर के साथ भी कर रहे हैं, अच्छी बात है, वेरी गुड। ये फ्री हैंड के बाद रबर के साथ भी करने में फायदा है, लेकिन पहले बिना रबर का करें तो ज्यादा बेटर है। अब ये एंकर में हम आ गए हैं। अभी हमारा हो गया फुल ड्रॉ पोजीशन। हाँ, अभी हम देखिए पूरा जो एंकर बोलते हैं ना, जिसको फुल ड्रॉ पोजीशन बोलते हैं, इसमें देखिए मेरा ये दोनों शोल्डर जो है जमीन को पैरेलल है। दिस इज कॉल्ड एक्सीलेंट टी स्टांस। अब जब टी स्टांस आपका परफेक्ट होगा तो आपका एरो एग्जीक्यूशन बिल्कुल सही जाएगा। आफ्टर आपका एंकर एंड फुल ड्रॉ, आप नेचुरली क्या करोगे, एरो को रिलीज करोगे। अब जब रिलीज करते हो तो आपका ये जो एल्बो है, ये वाला एल्बो है, ये बिल्कुल इस बैक की तरफ मूव होगा, इस बैक की तरफ ऐसे मूव होगा, और रिस्ट जस्ट रिलैक्स्ड होगा लाइक दिस। देखिए ये ऐसा हो गया। और हमारा ये जो बो हैंड है, बो हैंड को हमने क्या करना है, जब जैसे ही मैंने रिलीज कर दिया तो मेरा बाकी सारा हाथ वहीं रहेगा, मेरा ट्रापेजियस थोड़ा सा मेंटेन रहेगा, और मैंने क्या करना है, मेरे रिस्ट को रिलैक्स कर दिया। एक्सीलेंट। तो देखिए बहुत दो ही मूवमेंट करने, ये बस। और इस तरह से हमारा ये बॉडी मूवमेंट विदाउट बो फ्री हैंड पूरा होता है। थैंक यू वेरी मच, आई होप यू एंजॉयड। बिल्कुल ये सेशन खत्म होने के बाद कम से कम 5 बार ये आप मिरर के सामने करिएगा। थैंक यू सर। तो आपने देखा फ्रेंड्स कैसे रंजीत जी ने आपको सिंपल तरीके से बताया कि कैसे हम लोग टी स्टांस को, जो टी स्टांस होता है, अल्फाबेट टी होता है, वो मेरा बेसिक चीज होता है आरसी में शुरू कराने के लिए। तो जो भी हमारे टीचर जुड़े हुए हैं, या हमारे उनके साथ हमारे जो कोचेज, जो एनआईएस सर्टिफिकेट वाले कोचेज होंगे, जो डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पे करा रहे हैं, या हमारे जो स्टेट मेडलिस्ट है, डिस्ट्रिक्ट मेडलिस्ट है, जो स्कूलों में ट्रेनिंग कराते हैं, तो पहले 14 दिन बच्चों को सिर्फ फ्री हैंड से टी स्टैंस कराइए, क्योंकि उनको पोजीशन पता होना चाहिए कैसे शूटिंग की जाती है। और अगर फ्री हैंड से करते हैं तो कोई ताकत नहीं लगता, और उनका एक बार स्टेबिलिटी और एक बार उनको पोजीशन पता चल जाएगा, तब हम उसको धीमे धीमे रबर बैंड की तरफ ले जाते हैं। तो यहाँ पे अब आज चलते हैं, आपको ले चलते हैं, क्योंकि बहुत जरूरी है। हमारे आर्चरी का गेम में तीर लगने से चोट लग सकती है। तो आइए चलते हैं, सीखते हैं सोनल जी से, जो कि एक अपनी जज हैं, वो बताएंगी आपको कि कैसे ग्राउंड सेफ्टी के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा, एक खिलाड़ी को अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए सही स्किल्स का, सही मेंटल ट्रेनिंग का, सही फिजिकल ट्रेनिंग का, सही न्यूट्रिशन का पता होना जरूरी है। उसी तरीके से खेल के नियमों को जानना भी उतना ही जरूरी है। तो आज हम सबसे पहले सेफ्टी रूल्स के बारे में जानेंगे। अगर आपके साथ कोई भी नया आर्चर जुड़ता है तो आप उन्हें शुरुआत में ही सेफ्टी रूल्स की जानकारी दे दें। एज सेफ्टी हमेशा हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो इसमें हम 2 प्रकार की सेफ्टी का ध्यान रखेंगे, एक ग्राउंड सेफ्टी और एक पर्सनल सेफ्टी। ग्राउंड सेफ्टी के लिए हमेशा ध्यान रखना है कि आपका जो ग्राउंड है ये वायर से या नेट से कवर्ड हो, ताकि शूटिंग के दौरान कोई भी बीच में ना आए। दूसरा, आप जब भी शूटिंग डायरेक्शन डिसाइड कर रहे हो तो हमेशा ध्यान रखना है कि सनलाइट जो है वो आर्चर की आंख पे डायरेक्टली ना आए, जिससे कि आर्चर को एम लेने। आप आपके ग्राउंड के अंदर सेफ्टी बैरियर भी लगा सकते हो, ताकि आप स्पेक्टेटर्स और आर्चर्स को सेपरेट कर पाओ और शूटिंग जो है वो स्मूथली हो पाए। नेक्स्ट, पर्सनल सेफ्टी के लिए आपको कौन कौन सी सेफ्टी को फॉलो करना है, अब हम वो देखेंगे।
आर्चर को शूटिंग स्टार्ट करने के पहले हमेशा अपने टारगेट का पिछला हिस्सा पूरी तरीके से क्लियर है या नहीं ये चेक कर लेना चाहिए और उसी के बाद शूटिंग स्टार्ट करना चाहिए। आर्चर्स जब भी शूटिंग कर रहे हैं तब सारे आर्चर्स का शूटिंग डायरेक्शन जो है वो एक ही होना चाहिए। अलग अलग एज ग्रुप के हिसाब से आप टारगेट को जो है वो आगे पीछे रख सकते हो, लेकिन शूटिंग डायरेक्शन और जो शूटिंग लाइन है वो हमेशा एक ही होनी चाहिए। शूटिंग करते वक्त आर्चर अपने सामने वाले टारगेट पर ही शूटिंग करनी चाहिए, इसका वो ख्याल रखे। शूटिंग करने के बाद आप जब भी एरोज कलेक्ट करने जा रहे हो तब एरोज जो है वो आर्चर्स ने एक एक करके कलेक्ट करना है ताकि जो दूसरे आर्चर से उनको सामने वाले हिस्से से चोट ना आए। हम हमारी शूटिंग प्रैक्टिस को सेफ और स्मूथ करने के लिए विसल सिग्नल्स को भी फॉलो कर सकते हैं ताकि सभी आर्चर्स का जो शूटिंग है वो साथ में होगा और सारे आर्चर्स जो है वो एरो कलेक्ट करने भी साथ में जा पाएंगे। इसमें 2 विसल पर आप इक्विपमेंट लेके शूटिंग लाइन पर जा सकते हो, लेकिन तुम्हें जो है सिंगल विसल के बाद ही एरो शूट करना है। 3 विसल के बाद आप आपके एरोज कलेक्ट करने जा सकते हो। अगर आप इस तरह से हर रोज प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से स्मूथ शूटिंग हमेशा हो पाएगी। आर्चरी में पर्सनल सेफ्टी के लिए गार्ड्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसमें फिंगर टैब हम इस्तेमाल करते हैं। बार बार स्ट्रिंग उंगलियों में घिसने के कारण इंजुरी हो सकती है, इसलिए इसे पहनना बहुत ही जरूरी है। इसी तरह रिलीज के बाद स्ट्रिंग आर्चर्स के आर्म पर लग सकती है, इसलिए आर्म गार्ड का भी इस्तेमाल करना चाहिए। और एक चेस्ट गार्ड होता है, इसे पहनने से ये हमारे चेस्ट एरिया को प्रोटेक्ट करता है और स्ट्रिंग जो है वो स्मूथली निकल जाती है। तो दोस्तों, आज आपने जो सेफ्टी रूल्स देखे, आप इनका इस्तेमाल हर रोज आपके प्रैक्टिस सेशन में जरूर करें। थैंक यू। फ्रेंड्स, आपने देखा सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है आर्चरी के लिए, क्योंकि ये चोट लग सकता है तीर चलाने पे, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ध्यान दें, बच्चों को बताएं, कभी भी जब भी चलाना होगा गलती से भी ड्राई फायरिंग नहीं करे, तीर लगा के छोड़ नहीं दे। घर में भी अगर वो ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन उनको एरो को यूज नहीं करना चाहिए। तो अगर आपने देखा 14 डेज में हम लोग ने, और यहाँ पे आप देख रही हैं जो हमारी की कोमलिका बारी है, जो हमारी कैडेट वर्ल्ड चैंपियन है, कैसे हर एक चीज को इस्तेमाल कर रही है, चाहे वो स्लिंग हो, चाहे वो आर्म गार्ड हो, चेस्ट गार्ड हो, फिंगर टैब हो, ये सब चीज का इस्तेमाल करके आज वो कैडेट वर्ल्ड चैंपियन है और आपके सामने में है और आपसे जुड़ी हुई है ये पूरे जो हम लोग 2 हफ्ते का जो बता रहे हैं। तो पहला मंथ के जो फर्स्ट 2 वीक्स में हमने क्या बताया फ्रेंड्स आपको? फिटनेस के बारे में, योगा के बारे में, स्ट्रेचिंग के बारे में, और आपके साथ ही साथ टी फ्रेंड का बताया। टी फ्रेंड का इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक जो हमने जरूर देखते हैं, जो एक गलती होती है जो सभी आर्चर्स की, वो अपना क्या करते हैं, अपने वेस्ट को मोड़ देते हैं। कभी भी वेस्ट अगर आप मोड़िएगा तो मतलब समझ जाइए आप टी स्टैंस में नहीं है, तब मतलब या तो आप पावर ज्यादा बो यूज कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको मोड़ना पड़ रहा है, या आप गलत तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं, वो भी गलत है। आपको टी स्टैंड में खड़ा होना बहुत जरूरी है। तो ये जरूर ध्यान दें कि जब भी पाउंडेज ज्यादा रहेगा तो आप क्या करेंगे, बॉडी टर्न करेगी, वो दर्शाता है कि आपका कैपेसिटी कंट्रोल कम है, बो की पाउंडेज ज्यादा है। तो ये जरूर ध्यान दें पेरेंट्स, कोचेज, कि कभी भी बच्चों को धीमे धीमे पाउंडेज बढ़ाना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट 2 वीक पे। ट्रेनिंग प्लान सेम रहेगा, सिर्फ फर्क क्या पड़ेगा, हम यहाँ पे आपको रबर ट्रेनिंग से बताएंगे। तो अभी 14 दिन आपको फ्री हैंड ट्रेनिंग बताया, टी स्टैंड बताए कि आपको बेसिक स्ट्रक्चर पता चल गया। अब फिर से हम आपको इस वीक में नेक्स्ट 2 वीक का जो आपको बताने जा रहे हैं लेसन प्लान में, न्यूट्रिशन के बारे में बताएंगे, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के बारे में बताएंगे और ट्रेनिंग विद रबर के बारे में बताएंगे। तो अगले वीक में भी फिटनेस कंटिन्यूड रहेगा, लेकिन अब हम आज चलेंगे, सीखेंगे हमारे हिमानी जी जो कि हमारी न्यूट्रिशनिस्ट है, उनसे सीखेंगे कि क्या खाना खाना चाहिए और कैसे खाने से स्वाद आपका ग्रोथ बढ़ता है। हेलो फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा प्रस्तुत ई खेल पाठशाला में आप सबका स्वागत है। मैं हिमानी पुरी, मैं एक डाइटिशियन और स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन एडवाइजर हूँ। इस पाठशाला में मैं आपको खाने पीने के बारे में बताने वाली हूँ। हम संतुलित और स्वस्थ आहार खाके कैसे सेहतमंद रह सकते हैं, वो हम इस पाठशाला में सीखने वाले हैं। तो हमारी इस पाठशाला का जो पहला पाठ है वो है शरीर के ऊपर। जैसे कि हम सब जानते हैं कि स्कूटर एक मशीन है, कार एक मशीन है,
साइकिल एक मशीन है, बस एक मशीन है, उसी तरह हमारा शरीर भी एक मशीन है। और ये जो मशीन है ना, ये बहुत अद्भुत है। इसे सेहतमंद बनने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कड़ी मेहनत करने पे ये मजबूत बनता है और मजबूत होने के साथ साथ ये बढ़ता भी है। हम छोटे से बड़े होते हैं और बड़े से बूढ़े हो जाते हैं। पर इसके अलावा जो दूसरा एक जरूरी काम शरीर करता है वो है खुद की मरम्मत करना। जब हमें चोट लग जाती है या कोई जख्म होता है तो शरीर खुद ही उस चोट को या जख्म को भर लेता है। और इसके साथ साथ इस शरीर के कार्य करने के लिए जो आवश्यक प्रणालियां होती हैं वो भी शरीर खुद ही कंट्रोल करता है। जैसे कि हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है तो वो ऑक्सीजन लेना, श्वास छोड़ना वो हमारे लंग्स खुद ही कंट्रोल कर लेते हैं। हमारे शरीर में खून बहता है और ये जो खून है ये अपने साथ साथ कुछ पौष्टिक तत्वों को कैरी करता है और इस खून के बहाव का कंट्रोल जो है वो हार्ट के ऊपर होता है। हमें हमारे हार्ट को नहीं बोलना पड़ता है कि अब तुम काम करना शुरू करो और अब तुम काम करना बंद करो। वे खुद ही अपने आप हमारे रक्त के बहाव को कंट्रोल करता है। पर शरीर के इन सब कार्यों के लिए उसे ईंधन की जरूरत होती है जिसे हम ऊर्जा कहते हैं। जैसे कार को चलने के लिए ईंधन की जरूरत है वैसे ही शरीर को भी कार्य करने के लिए ऊर्जा की जरूरत है। जैसे हम कार में अलग अलग तरह के ईंधन डाल सकते हैं जैसे एलपीजी, पेट्रोल और डीजल, वैसे ही शरीर के लिए भी ऊर्जा के अलग अलग स्रोत हैं। पर इसके अलावा जैसे हमें कभी कभी इंजन की ऑयलिंग करनी पड़ती है वैसे ही हमें शरीर की भी ऑयलिंग करनी पड़ती है। तो कहाँ से मिलेगी हमें ये ऊर्जा और ऑयलिंग? वो हमें मिलती है न्यूट्रिएंट्स में से। शरीर के लिए आवश्यक जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो 6 प्रकार के होते हैं जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें से जो पहले 3 हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स, ये हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं और बाकी के 3 विटामिन्स, मिनरल्स और वाटर, ये हमारे शरीर की ऑयलिंग करते हैं। पर इस ऊर्जा और ऑयलिंग के अलावा कुछ और भी चीजें हैं जो जरूरी है हमारे लिए, जिन पे हमें एहतियात बरतनी जरूरी है ताकि हमारा कल हेल्दी रह सके और हम स्वस्थ रह सके। तो क्या है वो चीजें? सबसे पहले है हाथ की स्वच्छता। अगर हम हमारे हाथों की स्वच्छता नहीं रखेंगे तो बीमारियां बढ़ जाएंगी। हमारे शरीर में हमारे हाथ से कीटाणु अंदर जाएंगे और उन कीटाणुओं की वजह से हम बीमार पड़ सकते हैं और बीमारी की वजह से हमारी ग्रोथ भी कम हो सकती है। जैसे कि आप यहाँ पे 4 फोटोज दिख रहे हैं, तो हर फोटो में हाथ धोने का अलग अलग तरीका बताया गया है और हर हाथ पे अगर आप देखेंगे तो आपको ऑरेंज धब्बे दिखाई देंगे। जो पहला हाथ है जो धुला नहीं है उसमें आपको ऑरेंज धब्बे ज्यादा दिखाई देंगे। दूसरे हाथ में जो सिर्फ पानी से धोया गया है उसमें धब्बे तो हैं पर कम है, और तीसरे हाथ में जिसको साबुन और पानी से धोया गया है वहां पे आपको जो धब्बे या कीटाणु है काफी कम दिखाई देंगे। पर अगर आप आपके हाथ साबुन और पानी से धोएं और उसके बाद सैनिटाइजर यूज करें तो आप देखेंगे हाथ काफी साफ हो जाता है। तो इसी तरह हमें भी हमारे हाथ धोने हैं खाना खाने से पहले, अगर हम कहीं बाहर से आ रहे हैं तो, या फिर अगर हम कोई टॉयलेट बाथरूम यूज करते हैं तो। आइए लिटिल एंजल से सीखते हैं कि हमें हमारे हाथ कैसे धोने चाहिए। Hi, are we come? Yes, Mama. Okay, remove your shoes, keep inside. Okay, Mama. Put your slippers. Okay. और आज क्या किया तुमने? आज पापा ने 40 एनिमल शूट किए और स्ट्रेचिंग की और रबर ड्रॉ किया। अच्छा, थक गई? Yes, Mama. अच्छा, okay, go wash your hands, use sanitizer also. Okay, Mama.
तो ये देखा आपने, नन्ही एंजल ने अपने हाथ 20 सेकंड तक धोए, उसके बाद उन्हें साफ सूखे तौलिए से पोंछा और उसके बाद सैनिटाइजर यूज किया। तो ऐसे ही हमें भी हमारे हाथ ढंग से धोने हैं, जैसे मैंने पहले बताया, खाना खाने से पहले, जब हम बाहर से खेल के आते हैं उसके बाद, और जब हम बाथरूम में टॉयलेट यूज करते हैं उसके बाद। ये तो हो गई हाथ धोने के बारे में बात। इसके अलावा हमें जो 2 चीजों पे ध्यान देना है वो है खांसने या छींकने के ऊपर। हमें याद रखना है कि हमें हमेशा हमारा मुंह ढकना है खांसते समय और छींकते समय। अगर हमारे पास रुमाल नहीं है तो हम अपनी कोहनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप अपना हाथ ऊपर करके कोहनी पे भी छींक या खांस सकते हो, जिसकी वजह से हमारे मुंह से निकलने वाला थूक बाकी किसी और के ऊपर न गिरे। और बाद में दूसरी चीज जो आती है वो है पानी। पानी पीना हमारे लिए बहुत जरूरी है दोस्तों। हमें कम से कम 6 से 8 ग्लास दिन में पानी पीते रहना चाहिए। हमेशा अपने साथ अपनी एक बोतल कैरी करें। अपनी बोतल किसी के साथ इस्तेमाल ना करें। घर से बाहर निकलते समय कम से कम 2-3 घूंट पानी पी के फिर ही बाहर निकले। तो ये हमारा आज का पहला लेसन था। इसमें हमने शरीर के बारे में सीखा, हमने हाथ धोने के बारे में सीखा और पानी कैसे कैरी करना है उसके बारे में सीखा। अगर हम इन चीजों पे ध्यान देंगे और एहतियात बरतेंगे तो हम सेहतमंद रहेंगे। हमारी जो अगली लेसन है, जो अगला पार्ट है, वो कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में रहने वाला है। तो आपने देखा हिमानी जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से आपको बताया कि न्यूट्रिशन आपके ग्रोइंग चाइल्ड के लिए, ग्रोइंग बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। साथ ही साथ आज कोरोना के युग में बहुत जरूरी है कि हम हाथ को प्रॉपर धोएं, हम अपना पानी लेके चलें, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या होता है कि वहां से आजकल ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, तो उसको हमें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आज भारत सरकार ने अलाउ किया है आपको प्रैक्टिस करने के लिए। तो उस चीज को आप ध्यान रखें और जिससे कि आपके सेहत को कोई बुरा असर नहीं पड़े। अब हम चलते हैं हमारे गायत्री जी जो हमारे साथ जुड़ी हैं एक्सपर्ट पैनल में, उनसे सीखते हैं कि कैसे हम अपने मन को, अपने माइंड ट्रेनिंग कैसे करें, जिससे कि शुरू से हमें करना बहुत जरूरी है। पहले उनसे सीखते हैं इस बारे में। नमस्ते। साई के द्वारा शुरू किए हुए खेलो ई पाठशाला में मैं गायत्री वर्तक, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, समीक्षा स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से आपको स्पोर्ट्स साइकोलॉजी या मेंटल ट्रेनिंग के बारे में जानकारी दूंगी। मेंटल ट्रेनिंग और स्पोर्ट्स साइकोलॉजी दोनों का मतलब एक साथ है। आपको पता है कि आपके स्किल पे आपका कोच काम करता है, आपके फिजिकल फिटनेस पे आपके फिजिकल ट्रेनर्स काम करते हैं, आपके डाइट पे आपके न्यूट्रिशनिस्ट काम करते हैं, वैसे ही आपके माइंड पे स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट काम करते हैं। और हम आज इसके बारे में बात करेंगे कि ये माइंड ट्रेन कैसे करते हैं। तो ये पूरे साल में मैं आपको टेक्निक सिखाऊंगी जिससे आपका माइंड स्ट्रेंथ बढ़े। इससे क्या होगा? माइंड स्ट्रेंथ बनने से आपका परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगा। क्यों बेहतर हो जाएगा? क्योंकि ब्रेन ये हमारे बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ब्रेन भी एक मसल की तरह होता है। जैसे आप स्किल प्रैक्टिस रोज करते हो तो आपके तीर अच्छे से चलते हैं, वैसे ही अगर हमने मेंटल ट्रेनिंग एवरी डे किया, हर रोज किया, तो आपका ब्रेन स्ट्रांग होगा। और अगर आपका ब्रेन स्ट्रांग होगा तो आपके बॉडी को और आपके थॉट्स को, मतलब आपकी सोच को वो कंट्रोल कर पाएगा। और जब परफॉर्मेंस का टाइम आएगा तब उसकी जो स्ट्रेंथ है वो आपको दिखेगी। आपका फोकस इधर उधर नहीं जाएगा, आपको सिर्फ आपका ट्रेनिंग याद आएगा और आप कॉन्फिडेंटली शूट कर पाओगे। इसीलिए स्पोर्ट्स साइकोलॉजी ट्रेनिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सेकेंडली, आपको पता है कि हम अलग अलग चीजें हमेशा महसूस करते हैं और सोचते हैं। ये जो है फीलिंग्स और थॉट्स, इनको पॉजिटिव रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इनके बारे में हमें पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी मुझे क्या महसूस हो रहा है, डर महसूस हो रहा है या कॉन्फिडेंट लग रहा है। ये सब महसूस होना और समझना ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो इसीलिए हम स्पोर्ट्स साइकोलॉजी अभी से शुरू करेंगे ताकि आपका जो आगे का मेंटल ट्रेनिंग जर्नी है वो आपके लिए
इजी हो जाए। तो याद रखें, अगर अपना माइंड स्ट्रांग है तो आपको अच्छे परफॉर्मेंस आएंगे। स्वस्थ मन बने चैंपियन। आपने देखा धन्यवाद। ने आपको बताया मेंटल ट्रेनिंग के बारे में, हमने एलीट कोचिंग में भी बात किया था माइंड ट्रेनिंग के बारे में। और अगर आप देखेंगे बहुत बार हम अगर मेडल से वर्ल्ड चैंपियनशिप में, वर्ल्ड कप में, ओलंपिक्स में वंचित इसलिए रह जाते हैं क्योंकि हमारा फिजिकल फिटनेस अच्छा है, टेक्निक बहुत अच्छा है, लेकिन माइंड परफेक्ट नहीं है। माइंड को ट्रेन करना ईयर्स ऑफ एक्सरसाइज चाहिए होता है कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो, जिससे कि आप अपने फोकस कर पाए अपने शूटिंग पे, अपने बहुत अच्छे आर्चर बन सकेंगे। माइंड को ट्रेनिंग हर समय करनी पड़ती है। जब आप चाहे वो अगर बिना बो के चला रहे हो, रबर से चला रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है फ्रेंड्स, अपने माइंड में फील करना। जब आप फीलिंग करते हैं शूटिंग के बारे में तो आपके बदन को, माइंड को एहसास होता है। आपके सबकॉन्शियस माइंड के न्यूरॉन्स जो हैं उन मसल्स को जिनको ट्रेन करने चाहिए उनको एक्टिवेट करते हैं। इसीलिए मेंटल ट्रेनिंग हम करते हैं। कभी बरसात हो रहा होता है, कभी हम नहीं जा पाते भी, वो घर में शादी है या कोई फंक्शन है, यहाँ अगर बीमार पड़ गए, अगर आप बेड पे अपने रूम में बैठ के आप मेंटल ट्रेनिंग करेंगे तो ये लॉकडाउन के बाद भी जिस दिन आपकी आर्चरी शुरू करेंगे उस दिन आपको पता भी नहीं चलेगा और आपको लगेगा जैसे बिना आप लगातार 6-2 महीने से प्रैक्टिस कर रहे हो। तो ये पावर ऑफ द माइंड है। ये पावर ऑफ द माइंड को आपको यूटिलाइज करना है और ये बच्चों को शुरू से सिखाना है। 1 to 5 ईयर्स में बच्चे बहुत सीखते हैं, 5 to 10 ईयर्स में उससे कम होता है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारी क्षमता सीखने की कम होने लगती है। लेकिन जरूरत क्या है कि जो बच्चे अगर 5 to 10 में जो आप बेसिक फंडामेंटल अगर सिखा देंगे वो लाइफ लॉन्ग रह जाता है। और तब वो जब वो 12 या 13 इयर्स में अकेडमीज में आते हैं, एक्सीलेंस सेंटर्स में आते हैं, खेलो इंडिया के स्कीम में आएंगे तो वो पहले ही से परिपक्व होते हैं, बेसिक फंडामेंटल अच्छे होते हैं और वो अच्छे आर्चर बन के 16 से 18 साल में ओलंपिक में पदक जीत पाते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं हीरा जो हमारी आर्चर हैं कैसे एक सॉन्ग के जरिए आपको आर्चरी के 10 स्टेप्स को बता रही है। Papa, telling lies, no Papa. Open your mouth, ha ha ha. तो आपने देखा बहुत ही सिंपल तरीके से हीरा ने गाना गा के आपको बताया कि बेसिक स्टेप बच्चों को जब आप सिखाते हैं गाने के साथ सिखाइए। कोई भी गाना आप चुन सकते हैं और उसके साथ बच्चे को पता भी नहीं चलेगा, वो गाने के साथ प्रैक्टिस कर सकता है। और बेसिक स्टेप जो आपको टी स्टैंड जो कि रंजीत जी ने बताया और जो आपको हम लोग ने ट्रेनिंग के जरिए जो दिखाया कि क्या कर सकते हैं, ये चीज आप खुद भी बैठे बैठे रबर लेके घर में एक्सरसाइज कर सकते हैं। आपके बॉडी को ट्रेन किया जा सकता है। यहाँ देखिए रबर ट्रेनिंग हमारी दूसरी जो आर्चर हैं वो अपने हीरा तो अपनी अंडर 9 में थी, इन्होंने खेलो इंडिया में मेडल जीता हुआ है तीशा ने, और ये आपको बताएंगी कि कैसे रबर यूज घर पे बैठे बैठे कैसे रबर ड्रॉ कीजिए, होल्ड कीजिए 3 तक एंकर पे लाके और फिर उसके बाद रिलीज कीजिए। और इस तरह से आपके मसल्स को आप ट्रेन कर सकते हैं रबर के जरिए। तो आप उम्मीद कर रहे हैं जितने भी हमारे जो जुड़े हुए लोग हैं, जो आर्चर जुड़े हैं, वो कृपया करके रबर के साथ हमारे साथ प्रैक्टिस कीजिए, तब आप ज्यादा सीख पाएंगे। और अगर तब आपको पता चलेगा कोई अगर दिक्कत होगी जब क्वेश्चन आंसर सेशन में हम लोग आपको बता पाएंगे। अब यहाँ देखते हैं जो सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम आती है जो हमारे बच्चों के पास। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जूही को अपना एल्बो को कैसे वो ट्रेन करती हैं। तो आप अपना हाथ को आप अपना रखे दीवार पे, और बहुत बार आपका मंकी एल्बो होता है या एल्बो बाहर प्रोट्रूडेड होता है तो हमें उसको टर्न करना पड़ता है एल्बो को, जिससे कि चोट नहीं लगे। स्ट्रेट जैसे आप सेकंड पिक्चर में देख रहे हैं एरो बिल्कुल स्ट्रेट है, आपको नहीं लगेगा और बच्चा प्रैक्टिस कर पाएगा, नहीं तो बच्चा डर के अगले दिन से छोड़ देगा। तो जरूरत क्या है, आप अपने एल्बो को करेक्ट करें, बो को रोटेट करें, बो को होल्ड करें। अब जैसे हम लोग को देखिए, हम बो को बिना हम टर्न कर पाते हैं, हमें कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमने अपने एल्बो को ट्रेन कर चुके हैं। तो अगर बिना किसी सहारा के हम मोड़ करके होल्ड कर सकते हैं और अपने 10 सेकंड तक आराम से होल्ड कर सकते हैं। तो ये चीज की जो प्रैक्टिस है आप कर सकते हैं, घर में कीजिए, लॉकडाउन में कीजिए, जब आप जाते हैं फील्ड में कीजिए, जिससे कि चोट नहीं लग पाए। तो ये हमारा पहले 2 सेशन से जो 14 दिन के वो आज समाप्त हुए। ये पहला मॉड्यूल था, मॉड्यूल 1 14 डेज, नेक्स्ट मॉड्यूल 14 डेज। जो बेसिक स्टेप्स आपको भूलना नहीं है, 14 डेज आपको फ्री हैंड करना है, नेक्स्ट 14 डेज रबर के साथ करना है, फिटनेस करना है, योगा करना है,
स्ट्रेचिंग करना है, जैसा कि हम लोग ने आपको बताया, प्राची ने बताया, कोमलिका ने दिखाया, तो वो सब चीज को आप प्रैक्टिस करें। ये मेरी टीम थी जिन्होंने मिलके ये ई खेल पाठशाला भारतीय तीरंदाजी संघ और भारतीय खेल प्राधिकरण की तरफ लाई थी। पूर्णिमा महतो जो हमारी टाटा आर्ची अकेडमी की हैं, अपने सत्यदेव प्रसाद जो हमारे साई सेंटर सोनीपत के हैं, आपके गंगाधर जी जो कि NIS कैल्टा से हैं, रिचपाल जी जो हमारे MP स्टेट अकेडमी से हैं, लोकेश जी जो यमुना स्पोर्ट्स कॉन्ट्रैक्ट और MET इंटरनेशनल स्कूल में हैं, रुपेश सिंह जो हमारे प्रोजेक्ट ऑफिसर हैं साई के, रंजीत चामले जो हमारे आर्चर्स अकेडमी पुणे से जुड़े हैं, ब्रजेश जी जो हमारे ग्वालियर से जुड़े हुए हैं, अपने कुलदीप वेदवान जी जो हमारे श्राइन बोर्ड सेंटर कटरा के हैं, सुरेंद्र जी जो हमारे पंजाबी यूनिवर्सिटी से हैं, टिटमर शर्मा जो हमारे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से हैं, हिमानी पुरी जी जो हमारी न्यूट्रिशन है, गायत्री वर्तक जी जो हमारी साइकोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर अजीत मपारे जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, डॉक्टर संदीप जो हमारे स्पोर्ट्स एंड रिहैब वर्ल्ड से हैं, प्रकाश राम हमारे कोच हैं बिरसा मुंडा अकेडमी के, सोनल जी जो हमारे महाराष्ट्र से जुड़ी हैं, टारगेट आर्चरी की जज हैं, और हमारे जो फिजिकल फिटनेस ट्रेनर नीलेश जी। तो ये पूरी टीम मिलके लगातार काम किया है। टॉप जो 200-250 साल का एक्सपीरियंस, एक एक कोचेस का 15 साल का एक्सपीरियंस है, और इसको हम लोग ने पिरोया है, साथ लाए हैं, और अगले 12 लेक्चर्स में पूरे 48 वीक्स का लेसन देंगे। आप लोग सीखें, आप लोग जानिए, और आप लोग अपना ज्ञान वर्धन कीजिए, जिससे कि फंडामेंटल अगर स्ट्रांग होगा, आप 24 में आप ओलंपिक में पदक जीत सकते हैं। ये सब चाहते हैं पदक जीतना, हम आपको सिखाएंगे कैसे पदक जीत सकते हैं। और ये भारतीय तीरंदाजी संघ, भारतीय खेल प्राधिकरण दोनों का धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप लोग आज हमारे साथ जुड़े। आज इस वजह से आपको बताने का मौका मिला, और हम उम्मीद करते हैं, और साथ ही साथ हम अपने सभी कैडेट्स, हमें कोचेज जो डिफरेंट अकेडमी से जुड़ के जो ये चीज को डेमोन्स्ट्रेट किए हैं, जो वीडियो बनाए, उन सब का भी धन्यवाद देना चाहेंगे। धन्यवाद आपका, आप जुड़े आज हमारे साथ। नमस्कार। और फिर अगर कोई क्वेश्चन आंसर होंगे, हम जरूर अपने पूरे टीम पैनल के साथ आपको बताना चाहेंगे। और फिर कल आप जरूर जुड़िए, कल हम आपको बताएंगे बेसिक फंडामेंटल स्टेप्स वो के साथ कैसे करना चाहिए। पूर्णिमा महतो जो कि द्रोणाचार्य अवार्डी हैं, धर्मेंद्र तिवारी टाटा अकेडमी से जुड़ रहे हैं आपको बताने के लिए, प्रकाश राम जुड़ेंगे, सुरेंद्र जी जुड़ेंगे, और हमारी कैडेट वर्ल्ड चैंपियन कोमलिका बारी से आप सीखेंगे कि कैसे आर्चरी करना चाहिए, और वो बेसिक स्टेप्स के बारे में आपको जानकारी देंगी। तो खुद आप वर्ल्ड चैंपियन के जरिए, खुद द्रोणाचार्य अवार्डीज के जरिए आपको मौका मिलेगा सीखने का तीरंदाजी का। और इसी के साथ हम धन्यवाद देना चाहेंगे सदैव, रुपेश और बाकी हमारे साई सोनीपत सेंटर से हमारे जितने भी ऑफिशियल जुड़े हुए हैं, क्योंकि उन्होंने पूरा मेहनत करके ये आपके सामने प्रस्तुति प्रदान की है। जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद। जी सर, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आए हैं, मैं आपके सामने पढ़ देता हूं उनको। जी प्लीज। एक क्वेश्चन आया है हमारे पास, उसमें पूछा है कि हम कैसे पता करेंगे कि हमारा बैक मसल का इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं चाहूंगा कि आप इसके बारे में थोड़ा सा गाइड करें। बैक मसल्स के बारे में हम लोग इसके बारे में आपको अलग से एक क्लास लेने जा रहे हैं, जो कि आने वाले सेशन में होगा। आप बने रहिए। बट जस्ट क्या होता है, इसको बायोमैकेनिकली वे में शूटिंग बोला जाता है। बायोमैकेनिकली क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन का क्या हुआ, अगर आप मेरा एल्बो देख रहे हैं और मेरा ये ड्रॉ का पोजीशन अगर आप देखेंगे तो ये देखिए सेम लाइन में है। अगर आप हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करते हैं तो आपको कभी भी शोल्डर इंजरी नहीं करने, पावर को ट्रांसफर करते हुए एंकर पे आए, 80% पावर ट्रांसफर हो गया। हम बैक मसल्स को फील कर रहे हैं, शोल्डर्स के, स्कैपुला के, ट्रेपेजियस के, और धीमे से जब हम फाइनल एंकर पे आते हैं, जब मेरा एमिंग हो जाता है, तो उस समय 91% उनका पावर ट्रांसफर होना चाहिए अपर ट्रेपेजियस से, स्कैपुला से, फिर लोअर ट्रेपेजियस में। तो वो जब तक ट्रांसफर होगा तो आप फील कर पाएंगे। जब आप फील करेंगे तभी आप अच्छे आर्चर बनेंगे। तो आप अपने रबर प्रैक्टिस से आप
दूसरा क्वेश्चन हमको मिला है, मुझे लगता है कि कोई नॉन आर्चरी पर्सन जो है हमारे ग्रुप में आर्चरी को जानने के बारे में देख रहा था, वो उनका ये कहना है कि अगर हम अपने बच्चे को आर्चरी में भेजें तो उसका फ्यूचर क्या है, उसमें क्या क्या स्कोप है? देखिए, हम खुद अपना एग्जाम्पल लेना चाहेंगे आपके लिए। हमने भी आर्चरी की शुरुआत बहुत लेट की थी। हमने शुरुआत किया 1982 एशियन गेम्स में, जब पहली बार हमें एज अ टेक्निकल ऑफिशियल, फील्ड ऑफिशियल के तौर पे चुना गया था कि वहां पे इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चे चाहिए थे। हम स्कूल के कैप्टन थे, हम वहां गए। जब वहां पे जाके गए, हमने 1 महीना आर्चरी ग्राउंड में थे पोस्टेड। हम सिर्फ आर्चरी को देखे, हमने आर्चरी के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं था, लेकिन हमने आर्चरी को देखा, सीखा कि चाइनीज, कोरियन कैसे करते हैं। आज इंटरनेट पे आपको कोरियन आर्चर्स, यूएसए आर्चर्स का पूरा वीडियोस अवेलेबल है। इंडियन आर्चर्स के हैं, जैसे अतानु दास के साथ शूट लाइक मी कीजिए, आप अपना अभिषेक वर्मा के साथ शूट लाइक मी कीजिए, दीपिका के साथ कीजिए, उनके वीडियोस। आने वाले समय में हम आपको वीडियो दिखाने वाले हैं जो हम अपने कुमलिका बारी के बनाए हैं, अभिषेक वर्मा के हैं, अतानु दास के हैं, वो सब दिखाएंगे। तो हमने भी वहां जाके सीखा, कोई कोच नहीं था मेरे पास। हम वापस आए, हमारे वेद प्रकाश पांडे जी जो हमारे पीटीआई टीचर थे, उनके साथ मिलके हमने सीखा और फिर हमने पदक जीता। लेकिन साथ ही साथ हमने पढ़ाई किया 12th, उसके बाद इंजीनियरिंग किया, अपना मैकेनिकल इंजीनियरिंग में गोल्ड मेडल जीते। उसके बाद हमने एक्सेलराई से एमबीए किया और फिर हमने कॉर्पोरेट जगत में आज काम कर रहे हैं। साथ ही साथ आर्चरी किए। तो मैं ये बताना चाहूंगा सभी बच्चों को, हमने अगर इंजीनियरिंग किया, हमने अगर एमबीए किया, हम आज टाटा में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट में कार्यरत हैं, टाटा हाउसिंग एंड टाटा रियल्टी में। आप भी कर सकते हैं। आपको समय का बैलेंस बनाना पड़ेगा। जैसे हमने बोला 2 घंटे के लिए आप आर्चरी कीजिए, फिर आप पढ़ाई कीजिए, तब आप दोनों का सम्मेलन करके आप भी इंजीनियर बन सकते हैं, आप भी आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं। हमारे साथ अजीत साहू जी हैं जो जम्मू एंड कश्मीर में इस समय वो भी एक आईएएस ऑफिसर है, वो आर्चर थे। तो इस तरह से बहुत सारे हमारे जो हैं, जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, आईएएस ऑफिसर्स हैं, तो वो लोग सब लोग ने हमने आर्चरी करते हैं। तो आर्चरी का गेम बहुत ही अच्छा खेल है, खासतौर से पढ़ने वाले बच्चों के लिए, क्योंकि इसमें मन का ध्यान बढ़ता है, फोकस आती है। तो मैं सभी को, पेरेंट्स को जरूर बोलना चाहूंगा कि आर्चरी गेम को जरूर कीजिए, क्योंकि ये आप 2 घंटे खेलने के बाद भी आप पढ़ाई कर सकते हैं, पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होती है। आप जब आपका एग्जाम्स आए, आप थोड़ा पढ़ाई ज्यादा कीजिए, जब आपके नेशनल्स आए, आप थोड़ा खेल ज्यादा कीजिए, और इसी तरह से सम्मेलन करके आप भी गोल्ड मेडल जीत सकते हैं, पढ़ाई में भी और आप खेल में भी, और आप मेरी तरह आप भी बन सकते हैं। तो मैं खुद अपना एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि खेल से आपका कोई पढ़ाई का डिस्टर्बेंस नहीं होता। ये सिर्फ हमारे दिमाग में है कि खेलने से बच्चा पढ़ेगा नहीं। अगर बच्चा पढ़ने वाला होगा, वो ज्यादा बेहतर खेलेगा, और इसलिए हम लोग चाहते हैं कि पढ़े लिखे बच्चे आए इस खेल को। हम उम्मीद करते हैं आने वाले समय में 24 और 28 में ओलंपिक में वो पदक जीतेंगे। हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन है, उसमें कई सारे क्वेश्चंस मिले हुए हैं। उसमें कुछ लोगों ने पूछा है कि मेरी एज 30 इयर्स है, क्या मैं आर्चरी कर सकता हूं? और कुछ पेरेंट्स ने पूछा है कि मेरे बच्चे भी जो है 7वीं 8वीं एज में हैं, या 7वीं 8वीं क्लास में हैं, क्या हम उनको आर्चरी करा सकते हैं? और अगर आर्चरी कराएं तो कौन कौन से सेंटर्स हैं जहां पे हम उनको एडमिशन करा सकते हैं? देखिए, हमने अगेन फिर हम अपना एग्जाम्पल लेना चाहेंगे, क्योंकि देखिए क्या है, हमने जब आर्चरी की शुरुआत की उस समय हम क्लास 11 में थे, 15 साल के थे। तो अगर हम 15 साल में शुरू कर सकते हैं आर्चरी, तो आप सोचिए आप भी कर सकते हैं। एज की कोई सीमा नहीं है। दूसरा हम बताएं आपको, हमने जब कंपाउंड आर्चरी की शुरुआत की भारत में 2004 में, उस समय मेरा उम्र था, मतलब लगभग 40 साल के आसपास का उम्र था, मतलब 35 ईयर्स प्लस थे हम। तो अगर उस समय हम कर सकते थे कंपाउंड आर्चरी और पहला पदक एशिया में जीत सकते थे, जो एशियन टूर्नामेंट्स होते हैं हमारे, जो अपने उनमें जीत सकते थे अपने टीम के साथ, और उस समय नेशनल चैंपियन बन सकते थे। तो हमने कंपाउंड में भी नेशनल चैंपियन थे 2005 में, और हमने रिकर्व में भी नेशनल चैंपियन थे। तो अगर हम कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? तो कोई एज का सीमा नहीं है। आप 30 इयर्स के तो भी आप शुरू कर सकते हैं कंपाउंड आर्चरी, रिकर्व आर्चरी। आर्चरी का गेम माइंड का खेल है। आपको शरीर का ताकत चाहिए, जो कि हम आपको नेक्स्ट 12 लेसन होंगे और नेक्स्ट 12 डेवलपमेंट में आपको बताएंगे। हमारे एक्सपर्ट जुड़ेंगे, वो फिजिकल ट्रेनिंग के बारे में, आपको टेक्निकल ट्रेनिंग के बारे में, मेंटल ट्रेनिंग के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के बारे में, सबके बारे में हम जानकारी देने जा रहे हैं। अगर आप 1 महीना मेरे साथ जुड़े रहेंगे, आपको 1 महीने के बाद पूरा तीरंदाजी का नॉलेज होगा। हमारे साथ जो हमारे टॉप वर्ल्ड चैंपियन जुड़ रहे हैं, अतानु दास आपको दिखाएंगे डेवलपमेंट प्लान में, जो 15 जून के बाद होगा।
कैसे वो ट्रेनिंग करते हैं। अभिषेक वर्मा जुड़ेंगे हमारे साथ, मधुमिता जुड़ेंगी हमारे साथ, मुस्कान किरार जुड़ेंगी हमारे साथ। ये सभी जो टॉप अकेडमीज में अब आते हैं कि आप कौन कौन जगह जा सकते हैं ट्रेनिंग के लिए। तो भारतीय तीरंदाजी संघ ने हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हमारे स्टेट एसोसिएशन है, हमारे डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन है, हर जगह जनरली कभी भी आप स्टेडियम के अगल बगल में उनकी ट्रेनिंग्स होते हैं, आप हमारे भारतीय तीरंदाजी संघ को कांटेक्ट करें। हमारे जो प्रमोद चंदूकर साहब हैं, हमारे जितने स्टेट सेक्रेटरीज हैं, वो बताएंगे कि वो सेंटर्स कहाँ चल रहे हैं। लेकिन आपको जब मोटा मोटी जो टॉप सेंटर्स की जानकारी दे दे, तो हमारे बहुत सारे सेंटर्स झारखंड में हैं, जो कि जैसे टाटा अकेडमी है, एक्सीलेंस सेंटर रांची और दुमका में है, सरायकेला खरसावा में है, सिली में है, तो है गुजरात में हमारे अकेडमीज हैं जो कि प्रधान साहब ने शुरू किया, वो नवसारी में है, और 2 जगह और अकेडमीज आपके चल रहे हैं। आपके जो जबलपुर में बहुत अच्छा अकेडमी चल रहा है रिचपाल जी के अंडर में आपका जो है वो अकेडमी चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है आपका। साई स्पोर्ट्स जो आपका आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में बॉय स्काउट कंपनी है, जहाँ पे वो बच्चे कम बच्चों के उम्र के लेते हैं, वो चल रहा है, आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में चल रहा है। लोकेश चंद जी के अमिटी इंटरनेशनल स्कूल्स में चल रहा है, प्लस आपका यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में चल रहा है। तो इस तरह से अलग अलग जगह पे अलग अलग बच्चे आपके अच्छी आचर्य अकेडमी पुणे में चल रहा है। आपके हर जो साई सेंटर्स है वहां पे आपके डिफरेंट साई सेंटर्स पूरे इंडिया में वहां पे आर्चरी होती है। सोनीपत में एक्सीलेंस सेंटर्स बनने की बात चल रही है, जहाँ पे राम अवधेश और सत्यदेव जैसे अच्छे कोचेज मौजूद हैं। तो सभी कोचेज अलग अलग जगह पे हैं, वो सब कर रहे हैं। उन सेंटर्स में आप जा सकते हैं, उनसे आप नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। आज खेलो इंडिया स्कीम के तहत और सेंटर्स को एक्रेडिट किए जा रहे हैं, जहां पे भी 2 या 3 बच्चे खेलो इंडिया में आ रहे हैं। आज भारतीय खेल प्राधिकरण उन सेंटर्स को एक्रेडिट कर रही है, आप वहां पे जाके कोचेस से सीख सकते हैं। और ये जो भारतीय तीरंदाजी संघ और जो हमारा भारतीय खेल प्राधिकरण ट्रेन द ट्रेनर्स प्रोग्राम जो 19 लेक्चर्स हैं वो अवेलेबल है साई के साइट पे। ये जो ग्रास रूट डेवलपमेंट हो रही है और जो डेवलपमेंट प्लान होने जा रही है उसके भी वीडियोस बन रहे हैं। ये सभी वीडियोस आपके साई में हैं, आज भारतीय तीरंदाजी संघ के पास है। हमारे दोनों को लिख के आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कल आपने देखा, खुद किरण रिजिजू जी जुड़े थे, हमारे अर्जुन मुंडा जी जुड़े थे। दोनों ही जो खेल को आगे बढ़ाने के लिए दोनों ही लोग जुड़े हैं, और हम बहुत सारे चीज प्रधान जी के नेतृत्व में लाने वाले हैं, करने वाले हैं, जिससे कि आप सबको ये ई डिजिटल नॉलेज, ई लर्निंग के जरिए हर एक बच्चे के पास जा पाए। हर एक आर्चर को इलीट कोचेस के जरिए जो आपने टॉप एक्सपर्ट देखे वो आपको सिखाएंगे। आप बने रहिए हम लोग के साथ। इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद। और आप जुड़ने के लिए कल फिर हम मिलेंगे, 9 बजे मुलाकात होगी। आप अपने स्टेट के आर्चर्स कोचेस को बता दें कि 1000 पार्टिसिपेंट ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक लाइव से भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप सब ज्वाइन कीजिए, सीखिए, क्योंकि ये मौका फिर से नहीं मिलेगा कि आपको टॉप कोचेस जो इंडिया के हैं वो आपको तीरंदाजी सिखाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। एक थोड़ा सा मैं ये चाह रही थी कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो नाम से जुड़ें, ताकि हमें पता लगे कि कितने बच्चे साई से हैं, कितने बच्चे नॉन साई से हैं, और वैसे ही कोचेस जो हैं कितने साई से हैं, क्योंकि वी हैव टू सेंड द डिटेल टू हेडक्वार्टर। ललिता मैडम ने बोला, मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी कोचेस को कि अगर वो मोबाइल से भी जुड़े हैं, जो आर्चर मोबाइल से जुड़े हैं, वो कृपया करके अपना नाम जैसे आर्चर लिखेंगे या कोच लिखेंगे, पहले तो पता चल जाएगा कोच या आर्चर है। फिर आप लिखिए कि कहाँ पे, किस स्टेट को बिलोंग करते हैं, या साई या नॉन साई सेंटर में, तो आपको पता चले। जैसे आर्चर प्रतिभा नॉन साई गुजरात, तो हमें पता चल गया वो आर्चर है, नाम प्रतिभा है, नॉन साई है और गुजरात की है। तो इस तरह से हमें पूरा छोटे से शब्द में अगर आप अपना नाम जो रजिस्ट्रेशन करेंगे, अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपका पता चल जाएगा। ललिता मैडम जी जो हमारी डायरेक्टर है वहाँ की साई सोनीपत की, जिनके वजह से ये हम प्रोग्राम ला पा रहे हैं, प्रधान जी की वजह से ला पा रहे हैं, और भारतीय खेल प्राधिकरण और भारतीय तीरंदाजी संघ से, तो आपको ये उनको टेबलेट करना है, अटेंडेंस को उनको देना है। तो ये हमें पता चलेगा कि कौन कौन लोग जुड़ गए, और आप काइंडली जुड़े, अपने सभी को बताएं। आप कल और ज्यादा मात्रा में आए, सीखें और आप अच्छे चैंपियन बने। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच संजीवा जी। मिलते हैं कल सुबह 9 बजे। थैंक यू मैम। जितने भी साई कोचेस हैं वो कृपया अभी बने रहें, और जो नॉन साई पर्सन्स हैं उनसे अनुरोध है कि वो जो है एग्जिट कर जाएं। हमें एक छोटी सी मीटिंग करनी है सभी कोचेस के साथ में। जितने भी साई कोचेस हैं वो जूम पे बने रहें।
Thank you very much, ma'am. It was a wonderful session. We hope we will make it more interesting from tomorrow. It will be, ma'am. It will be definitely. Yeah. Aarti is enjoying a lot. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Good day, ma'am. साई कोचेस रहेंगे. आप उनसे बात करें. आप यहीं रहना 2 मिनट तक. हेलो एवरीवन. बहुत सारे दिख रहे हैं, मुझे 2-1 कोचेस नहीं दिख रहे हैं, इसीलिए मुझे ये कॉल करना पड़ रहा है. देवचंद शर्मा सर, देवचंद शर्मा सर हैं क्या? अगर देवचंद शर्मा सर मेरी बात सुन रहे हैं तो वो अपने उसमें राइज हैंड करें, मुझे यहाँ से दिख जाएगा. विकास कुमार साई शिलोंग, विकास कुमार साई शिलोंग, टेकलालपुरे सुंदरगढ़, टेकलालपुरे सुंदरगढ़ अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो अपना राइज हैंड करें. मोनिका साई औरंगाबाद, मोनिका साई औरंगाबाद अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो अपना राइज हैंड करें. मेरा सभी कोचेस से रिक्वेस्ट है कि वो अपने ट्रेनी को जरूर ज्वाइन कराएं और ट्रेनी अपने नाम के बाद साई स्टूडेंट या साई आर्चर जरूर लिखें, जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाए कि ये साई का ट्रेनी है, चाहे वो किसी भी सेंटर का हो. चाहे वो खेलोंडिया का हो तो अपना नाम लिखे, सपोज करिए मेरा नाम सत्यदेव खेलोंडिया गुवाहाटी, तो मुझे पता चल जाएगा कि मैं खेलोंडिया का गुवाहाटी का ट्रेनी हूँ. अगर कोई स्टेट एसोसिएशन का है, अगर स्टेट एसोसिएशन कोच भी सुन रहे हो या आपके संपर्क में हो तो उनको बताएं कि वो अपने नाम के आगे सपोज करिए कोई बच्चा झारखंड का है तो सपोज करिए सत्यदेव फ्रॉम झारखंड या सत्यदेव सीली, सत्यदेव टाटा एकेडमी, कुछ इस तरीके से लिखेंगे जिससे हमें पता चल जाए. क्योंकि ज्यादातर लोगों का मोबाइल के नाम से आ रहा है, MI मोबाइल, एप्पल का मोबाइल, गैलेक्सी, तो वो आप अपना रीनेम जरूर कर लें, उससे हमें आइडेंटिफाई करने में रहेगा. और दूसरा एक चीज और कि जो एक्टिविटी आप घर पे कर सकते हो वो एक्टिविटी जरूर करवाओ अपने बच्चों से, जैसे फ्री हैंड एक्सरसाइज कह लो या रबर एक्सरसाइज कह लो या योगा के बहुत सारे स्टेप्स दिखाए जा रहे हैं, तो वो आप लोग पहले से प्रिपेयर करके आओ कि योगा मैट आपके पास होना चाहिए, थेरा बैंड आपके पास होना चाहिए. ये 2 चीजें तो आप घर में रख सकते हो. और जब यहाँ पे दिखाया जा रहा है तो उसके साथ अगर आप करोगे तो हम आपका वीडियोस भी ऑनलाइन पे दिखाएंगे कि घर पे बच्चे जो हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसको फॉलो कर रहे हैं. तो छोटी छोटी चीजें हैं जो ट्रांसफर नॉलेज के लिए है, तो मैं सभी कोचेस से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको थोड़ा सा फॉलो करें. पियनदास सर दिखाई दे रहे हैं बहुत बिजी. ठीक है, थैंक यू. कल सुबह फिर मिलेंगे 9 बजे. ओके, बाय बाय.